एपिसोड 241। नौ संप्रदाय समाप्त हो गया। दौड़ना। अब दौड़े। उदास तीखी आवाज एक के बाद एक गूंजती रही। 9 एम्पायर्स संप्रदाय के जीवित गोल्ड कोर क्षेत्र के विशेषज्ञ बेहद डरे हुए विपक्षियों की तरह पागलों की तरह भाग गए, जबकि रेड डॉग पवेलियन के विशेषज्ञों ने मौके का फायदा उठाकर उनका शिकार कर लिया। हाँ, आप कहाँ जा रहे हैं? जब से आए हो यही रहो। आपने कहा था कि आप हमारे रेड डॉग पवेलियन को गायब कर देंगे। मुझे लगता है कि आप नौ संप्रदाय सम्राट अब गायब हो जाना चाहिए। रेड डॉग पवेलियन के विशेषज्ञ उत्साहित थे और उन्हें दौड़ने का अवसर छोड़ने को तैयार नहीं थे। 9 एम्पायर्स संप्रदाय एक शीर्ष संप्रदाय था, लेकिन विपिन द्वारा उसके 5 यिन यांग शून्य क्षेत्र विशेषज्ञों की हत्या के साथ 9 एम्पायर्स संप्रदाय में अपनी मूर्ध शक्ति खो दी और अब रेड डॉग मंडप तक खड़े नहीं रह सके। युद्ध के मैदान अवस्थित था। आखिरकार शून्य विशेषज्ञ को मारने के बाद विपिन हवा में लटके रहे, लेकिन हमला करना बंद कर दिया। उन्हें बाकी गोल्ड कोर क्षेत्र के योद्धाओं में कोई दिलचस्पी नहीं थी। कुछ देर के बाद पूरा युद्ध क्षेत्र शांत हो गया। 9 एम्पायर्स संप्रदाय के आधे से अधिक विशेषज्ञ मारे जा चुके थे। हालांकि उनमें से कुछ भाग्यशाली थे जो बच निकलने में सफल रहे। इसमें कुछ भी नहीं बदलेगा क्योंकि उसके सभी शीर्ष विशेषज्ञ मारे जा चुके थे। इस लड़ाई के बाद 9 संप्रदाय का पतन हो जाएगा। 9 संप्रदाय समाप्त हो गया। हरे कपड़े पहने एक बुजुर्ग जो अंधेरे में छुपा हुआ था, जो कुछ हुआ उसके कारण आ भर रहा था। हरे लवादे वाले बुजुर्ग के बगल में एक किशोर ने आश्चर्य से पूछा, विपिन की वजह से सिर्फ ये? हरे वस्त्र बुजुर्ग ने सिर हिलाया। हाल ही में 9 संप्रदाय को विपिन के कारण बहुत नुकसान हुआ था। वे अभी ठीक हुए ही थे, लेकिन फिर से विपिन ने टकरा गए। इस बार उन्होंने अपने सबसे मजबूत योद्धाओं को खो दिया। 9 संप्रदाय के पास अब एक भी शून्य विशेषज्ञ नहीं है। कैसे वे बांग्लादेश प्रांत के 3 संप्रदाय और 4 स्कूलों के रैंक कर सकते थे? विपिन और रेंडॉग पवेलियन के हमले के बिना नौसेना संप्रदाय के गायब होने के ज़्यादा समय नहीं लगता। ये सुनने के बाद किशोर ने अपनी आंखों में जटिल भावनाओं की चमक के साथ कहा, इससे पता चलता है कि अगर कोई व्यक्ति पर्याप्त शक्तिशाली है तो उसके लिए एक बड़े संप्रदाय को रौंदना संभव है। मुर्शी के ये 3 अभी भी उच्च इमारत के ऊपर पास में खड़े थे। ब्लेड फेदर टावर का खूबसूरत आदमी योगेश गंभीर लग रहा था। योगेश शिखर के करीब असाधारण यंग शून्य क्षेत्र में पहुंच गया था और स्वर्गीय ड्रैगन सूची में शामिल होने के लिए लगभग काफ़ी मजबूत था। हमारे मुर्शी कबीले में 3 से भी कम लोग हैं जो इसके खिलाफ लड़ने के योग्य है। केवल हमारे कबीले नेता ही इसे हरा सकते हैं। ताकत के उस उछाल के बाद विपिन ने एक ही झटके में योगेश की हत्या कर दी। वे खूबसूरत आदमी कुछ ही देर तक इस पर सोचता रहा कि उसने अचानक राजवीर की ओर देखा और कहा, राजवीर, मुझे बताओ कि विपिन ने क्या कहा जब तुमने उससे लड़ाई की? राजवीर पहले ही सदमे में पड़ चुका था। वे उससे उभर नहीं पा रहा था जब तक कि उस खूबसूरत आदमी ने उसे फोन किया। जब उसने उसकी आंखों में ठंडक और संकेत देखा तो राजवीर डर गया और तुरंत बोला, विपिन ने कहा कि अब से मुर्शी कबीले का रेंडॉप से कोई लेना देना नहीं है। मंडप, अगर हमारे मुर्शी कबीले को यकीन नहीं है तो आप उन्हें ढूंढने जा सकते हैं। यही वे खूबसूरत आदमी भयानक लग रहा था। उन्होंने कहा कि अगर मुर्शी कबीला इस लड़ाई में 9 एम्पायर्स संप्रदाय की मदद करना चाहता है तो उन्हें मुर्शी कबीले का कत्लेआम करने में कोई आपत्ति नहीं होगा। राजवीर ने थोड़ा भयभीत होकर जवाब दिया। खूबसूरत आदमी ने राहत की सांस ली। विपिन को हमारा मुर्शी कबीला पसंद नहीं है, लेकिन वे हम पर हमला नहीं करेगा। उस खूबसूरत आदमी ने धीमी आवाज में कहा, मुर्शी कबीले को विपिन से देश था।
देवभूति चयन युद्ध में विपिन ने मुर्शी कबीले के दो प्रतिभाशाली लोग हार्दिक और हनीश को मार डाला था, इसलिए मुर्शी कबीले के मन में विपिन के प्रति नफरत थी। अब वे खूबसूरत आदमी ये नहीं सोच रहा था कि विपिन से कैसा लड़ना है, बल्कि वे इस बात पर विचार कर रहा था कि क्या विपिन वास्तव में मुर्शी कबीले से नफरत करता है और उस पर हमला करेगा। उसे ये सोचने का साहस ना हुआ कि विपिन के साथ कैसा व्यवहार किया जाए कि विपिन की ताकत भयंकर स्तर तक पहुंच गई है। वे केवल 20 वर्ष का था, फिर भी उसके पास पहले से ही अधिक उपलब्धियां थी। यदि उसे कई वर्ष दिए जाए तो वे आसानी से मुर्शी कबीले का वध कर सकता है। सुंदर व्यक्ति ने राजवीर को चौड़ी आंखों से देखा और उदासीनता से कहा, सुनो, अब से रेंडोप मंडप के लोगों के साथ विनम्रता से व्यवहार करें। हाल ही में देवभूति में शक्ति नहीं है। यदि आप एक शक्तिशाली प्रतिद्वंदी को परेशान करते हैं तो आप निश्चित रूप से कबीले द्वारा पीड़ित किए जाएंगे। राजवीर ने बिना किसी हिचकिचाहट के हाँ में सिर हिलाया। लड़ाई खत्म हो गई। 9 सम्राटों का संप्रदाय पराजित हो गया, हालांकि उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा। रेंडप मंडप को अधिक फायदा हुआ क्योंकि वे पूरे देवभूति में प्रसिद्ध हो गए। रेंडप पवेलियन के मुख्यालय के एक गुप्त कक्ष में विपिन उत्साहित तन्मय के साथ गोल मोल के पास बैठे थे। कई विदेशी विशेषज्ञ सम्मान पूर्वक उन्हें पीछे खड़े थे और समय समय पर विपिन की ओर देख रहे थे। उनकी आंखें प्रशंसा और पूजा से भरी थी। इस काले वस्त्रधारी युवक ने अकेले ही 9 सम्राट संप्रदाय के सबसे अधिक योद्धाओं को मार डाला और ये यहाँ तक कि असाधारण यंग शून्य क्षेत्र के एक विशेषज्ञ को भी मार डाला। उन्होंने रेंडप पवेलियन को बचाया। अब उन्हें समझ में आया कि विपिन ने 2 दिन पहले ऐसे शब्द कहने की हिम्मत क्यों की। हमने कितनों को खोया। विपिन ने तन्मय की ओर देखा और पूछा, बुरा नहीं है कि मैंने कुछ गोल्ड कोर दायरे के योद्धाओं को खो दिया, लेकिन शून्य दायरे के किसी भी मेहमान की मृत्यु नहीं हुई। तन्मय ने मुस्कुराते हुए कहा, इस नुकसान के बावजूद हमारा रेंडप पवेलियन इस लड़ाई के माध्यम से प्रसिद्ध हो गया। विशेष रूप से आपके बस के साथ ये केवल कुछ समय की बात है। जब हम 9 संप्रदाय की जगह लेंगे तो देवभूति में एक शीर्ष शक्ति बन जाएंगे। मुझ पर भरोसा मत करो। विपिन ने अपनी आंखें तन्मय की ओर घुराई और जारी रखा, मैंने इस बार सिर्फ तुम्हारी मदद की। मुझे परवाह नहीं है कि तुम्हारा रेंडप पवेलियन किस स्तर तक पहुंचता है। तन्मय केवल अपना कंधा उचका सका। वे वास्तव में चाहता था कि विपिन रेंडप पवेलियन में रहे। वे उसे पवेलियन मास्टर के रूप में अपना पद देने को तैयार भी था। यदि वे यहाँ रहता है तो रेंडप पवेलियन और अधिक शक्तिशाली हो जाता है। फिर भी विपिन की ऐसी कोई योजना नहीं थी। उस दिन विपिन ने रेंडप छोड़कर गोल्ड ड्रैगन पैलेस में चले गए। अध्याय 242 द फ्यूरियस ब्लड फेदर टॉवर। गोल्डन ड्रैगन सब्सिडियरी पैलेस के तहखाने में एक बैंगनी कपड़े पहने अधेड़ उम्र का व्यक्ति सम्मानपूर्वक विपिन के सामने खड़ा था। सर, ये देवभूति पैलेस में ब्लड फेदर टॉवर के प्रत्येक गढ़ के संबंध में हमारे पास सबसे विस्तृत जानकारी है। मास्टर व्हाइट ने मुझे इसे आपको देने का आदेश दिया है। पैलेस मास्टर व्हाइट विपिन ने उस पर नजर डाली और उस पर अंगूठा लगाना शुरू कर दिया। उसे इसे पढ़ने में अधिक समय नहीं लगा। ब्लड फेदर टावर कम प्रोफाइल रखता है। यहाँ तक कि जानकारी एकत्र करने में सर्वश्रेष्ठ गोल्डन ड्रैगन पैलेस केवल 38 गढ़ ही ढूंढ सका। विपिन ने तिरछी नजरें झुका लीं। 38 गढ़ों में से 11 बड़े थे और अन्य में महत्वहीन छोटे गढ़ थे। सर, पैलेस मास्टर व्हाइट ने मुझे आपको सावधान रहने के लिए याद दिलाने के लिए कहा। बैंगनी कपड़े पहने मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने सम्मान के साथ कहा। विपिन मुस्कुराए बिना नहीं रह सका और धीरे धीरे अपने हाथों को अपनी इंटरस्पेशियल रिंग की ओर ले गया। मेरी ट्रिपल किल तलवार की आत्मा अभी जागृत हुई है और इसकी शक्ति चरम पर नहीं पहुंची है, इसलिए इसे मारने की जरूरत है।
मैं ब्लड फेदर के गढ़ों से शुरुआत करूंगा। मीनार। दिन के शेष भाग का उपयोग करते हुए बिपिन ने ब्लड फेदर टॉवर के बड़े गढ़ों में से एक की यात्रा की। उन्होंने पहले गढ़ पर 15 मिनट से भी कम समय बिताया और फिर अगले गढ़ की ओर बढ़ गए। गोल्डन ड्रैगन पैलेस के जो गढ़ पाए गए, वे पूरे देवभूति में फैले हुए थे। हालांकि उनमें से कुछ एक दूसरे से बहुत दूर थे। बिपिन शून्य क्षेत्र के शिखर के विशेषज्ञ थे। वह अद्भुत गति से चल सकते थे और प्रांतों के माध्यम से यात्रा कर सकते थे। 3 दिन। बिपिन ने पिछले 3 दिनों में ब्लड फेदर टॉवर के 13 गढ़ों को नष्ट कर दिया था। 5 बड़े गढ़ और 8 छोटे गढ़ व्यावहारिक रूप से गायब हो गए। गढ़ों में अधिकांश हत्यारों को बिपिन ने मार डाला, सिवाय कुछ के जो भाग गए। बिपिन ने इन 3 दिनों में 7 शून्य क्षेत्र विशेषज्ञों की हत्या भी कर दी थी। बस 3 दिन। यह एक भयानक नरसंहार था। यह एक पागलपन भरा नरसंहार था। ब्लड फेदर टावर उग्र हो गया। ब्लड फेदर टावर की मांद एक अज्ञात महान घाटी में स्थित थी। घाटी के केंद्र में एक भव्य रक्तलाल टावर खड़ा था। टावर में 9 शानदार मंजिलें थीं। टावर के शीर्ष पर एक व्यक्ति जिसने रक्तलाल वस्त्र और एक दुष्ट रक्तलाल मुखौटा पहना था, बाड़ के सामने अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे रखकर खड़ा था। वह असीम आकाश की ओर देख रहा था। आकृति के दोनों किनारों पर 2 बुजुर्ग खड़े थे। एक के सफेद बाल और दाढ़ी थी, जबकि दूसरे के काले बाल और तलवार जैसी भौहें थीं। बिपिन ने योगेश की हत्या कर दी। रक्तलाल वस्त्र में उस व्यक्ति ने धीरे से अपना मुंह खोला और बुरे स्वर में बोला। कोई नहीं बता सका कि यह व्यक्ति पुरुष था या महिला। बिपिन, जब मैंने स्कारलेट किल कमांड दिया था तो वह सिर्फ एक लड़का था जो आध्यात्मिक सागर क्षेत्र में भी नहीं था। हमारे ब्लड फेदर टॉवर ने उसकी हत्या करने की कोशिश की थी, लेकिन वह हमेशा बच गया और मजबूत हो गया। अब उसने असाधारण में हमारे विशेषज्ञों में से एक को भी मार डाला है। यांग शून्य क्षेत्र। यदि उसे कई वर्ष दिए जाएं तो क्या वह आसानी से हमारे ब्लड फेदर टॉवर को नष्ट नहीं कर देगा? ब्लड फेदर टावर की तो बात ही छोड़िए, मुझे डर है कि होली एम्परर पैलेस उसका मुकाबला नहीं कर पाएगा। रक्तलाल बागे वाली आकृति की आवाज में कोई भी भावना नहीं पड़ सका। पीछे के 2 बुजुर्ग डरे हुए थे। बिपिन को मरना ही होगा, हम उसे और कोई मौका नहीं दे सकते। इस बार मैं व्यक्तिगत रूप से रक्तलाल बागे में आकृति से लड़ूंगा। दोनों बुजुर्ग चौंक गए। उनमें से एक ने तुरंत कहा, टॉवर मास्टर, बिपिन में काफी सुधार हुआ है, लेकिन वह इतना मजबूत नहीं है कि आपको खुद उस पर हमला करने की जरूरत पड़े। गुनगुनाहट पर्याप्त मजबूत नहीं है। रक्तलाल वस्त्र में आकृति ने खर्राटे लिए और काले बालों वाले बुजुर्ग की ओर ठंड से देखा। बुजुर्ग को ऐसा लगा जैसे उसकी सांसें रुक गईं। फिर उसके माथे पर ठंडा पसीना आ गया। यदि आप अभी बिपिन को नीची दृष्टि से देखते हैं तो आप वास्तव में बेवकूफ हैं। मुझे खबर मिली है कि योगेश के साथ लड़ते समय बिपिन का दबदबा नहीं था, क्योंकि उसने अपनी ताकत छिपा रखी थी। अपनी पूरी ताकत झोंकने के बाद उसने केवल एक ही झटके में योगेश को मार डाला। उसने असाधारण यांग शून्य क्षेत्र में एक विशेषज्ञ को मार डाला। इसका क्या मतलब है? यदि आप दोनों उससे लड़ते हैं तो क्या आप में उसे हराने का आत्मविश्वास है? यह मत भूलिए कि बिपिन के पास कई इक्के हैं। उनकी ताकत अद्भुत गति से बढ़ सकती है। रक्तलाल बागे में आकृति ने कहा। दोनों बुजुर्गों की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। ब्लड फेदर टॉवर लंबे समय से बिपिन को देख रहा था, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से उसके इक्के को जानते थे। वे सभी जानते थे कि बिपिन के पास कम समय में अपनी ताकत में काफी सुधार करने का एक तरीका था। हालांकि बिपिन ने उस क्षमता का उपयोग नहीं किया था जब उसने योगेश की हत्या की थी। टावर मास्टर बिपिन हमारे ब्लड फेदर टावर के बारे में बहुत कुछ जानता है। इसके अलावा वह चालाक है। वह अक्सर गणों को नष्ट करने के बीच अपनी दिशा बदलता रहता है।
वह इतना मजबूत है कि हम उसे पकड़ नहीं पाते और उसकी सटीक स्थिति का पता नहीं लगा पाते। तलवार जैसी भौहों वाले बुजुर्ग ने कहा, हम उसकी तलाश में क्यों जाएं? वह अपने आप हमारे पास आएगा। खून से सने लाल कपड़े पहने व्यक्ति ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, मैंने मूल रूप से इसे अब से 3 महीने पहले शुरू करने की योजना बनाई थी, लेकिन बिपिन से निपटने के लिए मुझे इसे जल्दी लाना होगा। वह बात दोनों बुजुर्गों ने अपनी आंखों में चालाकी की चमक के साथ अपनी भौहें ऊपर उठाईं। वे निश्चित रूप से जानते थे कि वह चीज क्या थी। नागेंद्र हमारे हाथों में है। अब वह हमारे ब्लड फेदर टावर और पवित्र सम्राट महल के लिए बेकार है। इसलिए इस मामले में आइए बिपिन को अपने कब्जे में लेने के लिए उसका इस्तेमाल करें। जाओ खबर फैलाओ। जहां तक तारीख की बात है तो यह अगले महीने की 18 तारीख है। 1 महीना बाकी है। अगले महीने गिरेगी सफेद बर्फ। यह मारने का अच्छा समय है। रक्त लाल वस्त्र में वह व्यक्ति हंसा। उसका शरीर प्राकृतिक आभा का उत्सर्जन कर रहा था जो यिन यांग शून्य क्षेत्र से बेहतर था और ऐसा लग रहा था जैसे वह स्वर्ग और पृथ्वी के लिए एक फोकस बिंदु था। जिन 2 बुजुर्गों ने उसकी आभा को महसूस किया, उनकी आंखों में उन्माद की झलक दिखाई दी। फिर वे दोनों तुरंत अपना काम करने के लिए निकल पड़े। अध्याय 243 बम विस्फोट। बिपिन ने पागलपन से नरसंहार शुरू कर दिया जिसने देवभूति की प्रत्येक सेना का ध्यान आकर्षित किया। इन बलों के विशेषज्ञ हैरान थे और ब्लड फेदर टॉवर से प्रतिक्रिया की उम्मीद कर रहे थे। न केवल वे देवभूति में अधिपति थे, ब्लड फेदर टॉवर एक हत्यारा संगठन भी था जो अपनी बर्बरता के लिए प्रसिद्ध था। इस तरह के पागलपन का सामना करने पर ब्लड फेदर टॉवर बिना किसी संदेह के जवाबी हमला करेगा। जैसा कि अपेक्षित था, बिपिन द्वारा वध शुरू करने के चौथे दिन ब्लड फेदर टॉवर पर एक बम गिराया गया। ये देवभूति की प्रत्येक सेना को भेजा गया रक्तलाल निमंत्रण था। अच्छी प्रतिष्ठा वाली सभी सेनाओं को इस समय यह निमंत्रण मिला। निमंत्रण के शब्दों से देवभूति में सनसनी फैल गई। निमंत्रण पढ़ा, मैं तुषार टॉवर हूँ, मास्टर ऑफ ब्लड फेदर टॉवर। स्वर्गीय ड्रैगन सूची में दूसरे स्थान पर है। मैं दर्जनों वर्षों से यांग शून्य क्षेत्र के शिखर पर हूँ। आधे साल पहले मैंने दिव्य पारगमन हासिल किया था, इसलिए मैं आपको हार्टलेस पर मेरे साथ जश्न मनाने के लिए आमंत्रित करता हूँ। अगले महीने की 18 तारीख को द्वीप। निमंत्रण में उल्लेख किया गया था कि पार्टी के दौरान ब्लड फेदर टॉवर स्वर्ग के लिए बलिदान के रूप में नागेंद्र को मौत की सजा देगा। निमंत्रण पाकर देवभूति के साथ तुरंत सभी लोग गर्मागर्म चर्चा में पड़ गए। दिव्य अतिक्रमण। ब्लड फेदर टॉवर के टॉवर मास्टर दिव्य पारगमन तक पहुंच गए थे। देवभूति की शुरुआत के बाद से दिव्य पारगमन का एक दूसरा सर्वोच्च विशेषज्ञ अंततः प्रकट हुआ। असंख्य लोग स्तब्ध रह गए। ऐसा लग रहा था जैसे यिन यांग शून्य क्षेत्र दिव्य पारगमन से केवल एक कदम दूर था। वास्तव में दिव्य अतिक्रमण का स्तर यिन यांग शून्य क्षेत्र की तुलना में बहुत अधिक था। उस तक पहुंचना कठिन था। इस कदम पर कई विशेषज्ञ और प्रतिभाशाली लोग अटके हुए थे। दिवेश, जो हेवनली ड्रैगन सूची में नंबर 1 स्थान पर था, अभी भी यांग शून्य क्षेत्र के शिखर पर बना हुआ है। उसने अपनी अविश्वसनीय ताकत से देवभूति को चौंका दिया था और दर्जनों वर्षों तक स्वर्गीय ड्रैगन सूची में पहले स्थान पर रहा, लेकिन वह दिव्य पारगमन तक नहीं पहुंच पाया था। अब ब्लड फेदर टॉवर के टॉवर मास्टर, जो शायद ही कभी सामने आते थे या दूसरों के साथ लड़ते थे, चुपचाप एक सफलता हासिल कर चुके थे और देवभूति के इतिहास में दिव्य पारगमन तक पहुंचने वाले दूसरे व्यक्ति बन गए थे। इस समाचार ने देवभूति को हिलाकर रख दिया। कई विशेषज्ञ इस बात से आश्चर्यचकित थे कि नागेंद्र को फांसी दी जाएगी। नागेंद्र कौन है ये, जिस नागेंद्र के बारे में मैंने पहले नहीं सुना था?
ब्लड फेदर टावर उसे उस दिन मौत की सजा क्यों देना चाहेगा? हाहा नागेंद्र एक समय बेहद शक्तिशाली व्यक्ति थे। कोई नहीं जानता कि ब्लड फेदर टावर उन्हें क्यों मारना चाहता था। नागेंद्र का 8 कुलों में से एक बैगा कबीले से कुछ लेना देना था। ऐसा कहा जाता है कि बैगा कबीले को नागेंद्र के कारण ब्लड फेदर टावर ने नष्ट कर दिया था। नागेंद्र हैं बिपिन के पिता। बिपिन के पिता, यह सही है। हम इसे फांसी कहा जा रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि यह ब्लड फेदर टावर द्वारा बिछाया गया जाल था। वे नागेंद्र का इस्तेमाल करके बिपिन को सामने आने के लिए मजबूर करना चाहते हैं। कितना शातिर है। बड़ी संख्या में विशेषज्ञ इस पर विचार कर आहें भरते रहे। जिन सभी बलों को यह निमंत्रण मिला था, उन्होंने ये कहकर प्रतिक्रिया व्यक्त की कि वे समय पर हार्टलेस द्वीप पर जाएंगे। ड्रैगन पैलेस में यह एक जाल है। यह एक जाल है। पैलेस मास्टर व्हाइट का सुंदर चेहरा उसकी आंखों में शीतलता की झलक के साथ कुछ विकृत हो गया था। वास्तव में यह एक जाल है, पैलेस मास्टर ब्लैक ने सिर हिलाया। पैलेस मास्टर व्हाइट ने धीमी आवाज में कहा, बिपिन को पता होना चाहिए कि यह एक जाल है। उसे अपने पिता से गहरा लगाव है, इसलिए वह बिना किसी हिचकिचाहट के इसमें चला जाएगा। भले ही उसे ये पता हो, उसे कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि यह उसके पिता के जीवन से संबंधित है। लानत है, ये तो बहुत घृणित है। नीच। ये सचमुच बहुत ही घृणित था। हर कोई जानता था कि इस दुनिया में कोई न्याय नहीं है। नियम ये था कि विजेता सब कुछ ले लेता है। ब्लड फेदर टावर के जाल और घृणित व्यवहार को समझने के बावजूद सभी विशेषज्ञ कुछ नहीं कह सके। रेनड्रॉप पवेलियन के एक गुप्त कक्ष में तन्मे ने बिपिन को पाया और उसे यह निमंत्रण दिया। रेनड्रॉप मंडप देवभूति में अधिक प्रसिद्ध हो गया था, इसलिए इसे रक्त लाल निमंत्रण भी मिला। इस निमंत्रण को ध्यान से पढ़ने के बाद बिपिन ने इसे एक तरफ फेंक दिया और बिना कुछ बोले अकेले बैठ गए। बॉस, जाहिर तौर पर यह निमंत्रण एक जाल है जो आपको लुभाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आवेग में मत आओ, तन्मे ने कुछ चिंतित स्वर में कहा। मुझे पता है, बिपिन ने हल्का सा सिर हिलाया। वह जानता था कि यह एक जाल है, हालांकि यह कुछ ऐसा था जो उसे करना पड़ा, भले ही वह जानता था कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके अलावा यह उसके पिता थे जिन्हें मौत की सजा दी जाएगी। उनके पिता ने उन्हें जीवन देकर बड़ा किया और तलवार चलाना सिखाया। उनके मन में वे सबसे आदरणीय पिता थे। मनुष्य को पता होना चाहिए कि वह क्या कर सकता है और क्या नहीं। एक बेटे के तौर पर अगर मेरे पिता की हत्या हो गई तो मैंने इसे नजरअंदाज कर दिया तो मैं अविवाहित हो जाऊंगी। मैं ईमानदार हूँ। मैं एक अविवाहित आदमी कैसे हो सकता हूँ? बिपिन ने धीमी आवाज में कहा। लेकिन बॉस, तन्मे कुछ कहना चाहते थे, लेकिन बिपिन ने सीधे हाथ हिलाकर उन्हें टोक दिया। कुछ मत कहो, मैंने फैसला कर लिया है। मुझे मनाने की कोशिश करना बेकार है। बिपिन ने तन्मे की ओर देखा, फिर उसने यह निमंत्रण उठाया और पढ़ना जारी रखा। अगले महीने की 18 तारीख को मेरे पास केवल 1 महीना है। 1 माह। ये ठीक है कि ब्लड फेदर टावर ने इसकी तैयारी के लिए कुछ समय दिया। तन्मे बिपिन ने तन्मे की ओर देखा। तन्मे ने उत्तर दिया, बॉस, आप जो भी आदेश देंगे, मैं वह सब करूंगा। आपका रेनड्रॉप पवेलियन जानकारी एकत्र करने में अच्छा है, इसलिए इसे खबरें फैलाने में भी तेज होना चाहिए। मैं चाहता हूं कि आप कुछ खबरें जारी करने में मेरी मदद करें। कृपया जितनी जल्दी हो सके देवभूति के सभी लोगों को इसकी जानकारी दें। ठीक है, बिपिन ने पूछा। कोई बात नहीं, तन्मे ने गंभीरता से सिर हिलाया। ललित बिपिन की आंखों में उग्रता का भाव चमक उठा। सुनो, तुम्हें यही कहना चाहिए। बिपिन ने कुछ देर ध्यान किया और फिर धीरे से बोला। हत्या के इरादे के संकेत के साथ उसकी ठंडी आवाज इस गुप्त कक्ष में गूंज उठी। 12वें चंद्र माह की 18 तारीख को असीम सफेद बर्फ होगी। इस समय दुष्ट हृदयहीन द्वीप पर राक्षस और राक्षस बहुतायत में होंगे।
पहाड़ टूट जाएंगे, नदियां सूख जाएंगी और आसमान खून से रंग जाएगा, क्योंकि तलवारें राक्षसों की टोली की ओर इशारा करेगी। यदि स्वर्ग मेरा पक्ष लेता है तो ये सौभाग्य की बात होगी, तथापि यदि स्वर्ग मेरा विरोध करता है तो मृत्यु होगी। हाथ में तलवार लेकर मैं अजेय हूँ। अध्याय 244। अभूतपूर्व और अद्वितीय अहंकार। 12वें चंद्र माह की 18 तारीख को असीम सफेद बर्फ होगी। इस समय दुष्ट हृदयहीन द्वीप पर राक्षस और राक्षस बहुतायत में होंगे। पहाड़ टूट जाएंगे, नदियां सूख जाएंगी और आसमान खून से रंग जाएगा, क्योंकि तलवारें राक्षसों की टोली की ओर इशारा करेगी। यदि स्वर्ग मेरा पक्ष लेता है तो ये सौभाग्य की बात होगी, तथापि यदि स्वर्ग मेरा विरोध करता है तो मृत्यु होगी। हाथ में तलवार लेकर मैं अजेय हूँ। ये शब्द एक दिन से भी कम समय में रेनड्रॉप मंडप से पूरे देवभूति में फैल गए। बिना किसी अपवाद के इसने देवभूति के सभी शीर्ष संगठनों को चौंका दिया। असंख्य घर भी इस सूचना से स्तब्ध रह गए। इसके अलावा जब युवा योद्धाओं ने सुना तो वे और भी अधिक उत्साह से जल उठे और उनकी भावनाएं उमड़ पड़ीं। हाहा, वह इस बिपिन को चुनौती दे रहा है। लेकिन हाथ में तलवार लेकर यह कहना कि वह अजेय है बिपिन, वह गंभीर और काफी साहसी है। हालांकि वह जानता है कि यह असंभव है। वह हार नहीं मानेगा। वह वास्तव में अपने नाम के अनुरूप है। वह वास्तव में अभूतपूर्व रूप से अद्वितीय है। मैं स्वयं को 12वें चंद्र माह की 18 तारीख को होने वाली उस सभा के लिए अधिक उत्सुक पाता हूँ। समस्त देवभूति में सर्वत्र इसी विषय की चर्चा व्याप्त थी। बिपिन नाम एक बार फिर देवभूति में एक गर्म विषय बन गया था। इसे टालना असंभव था और ऐसा लग रहा था जैसे किसी और चीज के बारे में इस हद तक बात नहीं की गई थी कि यह रक्तपंख टॉवर मास्टर तुषार के दिव्य पारगमन को भी पार कर गया था। जहां तक इस कहानी के नायक बिपिन का सवाल है, उसकी बातें रेनड्रॉप मंडप के अंदर से फैलनी शुरू हुईं। इस समय वह देवभूति के शाही महल में एक साधारण दुकान पर पहुंच चुका था। वारियम एक बार उसे इस दुकान में लाया था। जैसे ही बिपिन ने दुकान के अंदर कदम रखा, एक परिचारक तुरंत आगे आया और उसे अंदर के हॉल में आमंत्रित किया। भीतरी हॉल के अंदर उसने बैंगनी रंग का लबादा पहने हुए एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति को देखा, जिसका कद गठीला था। ये बैंगनी लबादा पहने अधेड़ उम्र का व्यक्ति दीपेंद्र था। श्री दीपेंद्र बिपिन ने पहले भी दीपेंद्र के साथ काम किया था, इसलिए वे एक दूसरे को पहले से ही जानते थे। मेरे घर के युवा मालिक मास्टर वुशुंग ने मुझे बुलाया है और मुझसे कहा है कि अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो तुम यहीं रुको। क्या शायद कोई ऐसी चीज है जिसमें मैं तुम्हारी मदद कर सकूं? दीपेंद्र ने हंसते हुए कहा। बिपिन ने सीधे तौर पर कहा, कुछ ऐसी बात है जो मैं सबसे बड़े भाई वरियाम से मदद के लिए पूछना चाहूंगा। जैसी आपकी इच्छा हो मास्टर। मैं आपका संदेश हमारे घर के युवा मास्टर तक पहुंचा दूंगा, दीपेंद्र ने कहा। बिपिन ने कहा, मुझे 2 अनंत शुद्ध यांग अमृत की भी आवश्यकता है। यांग शून्य क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए अनंत शुद्ध यांग अमृत। दीपेंद्र ने एक पल के लिए देखा, फिर अपना सिर हिलाया और कहा, भले ही अनंत शुद्ध यांग अमृत उच्चतम गुणवत्ता के हैं, यह अल्कमी स्कूल में दुर्लभ नहीं है। अगर मैं युवा मास्टर के नाम का उल्लेख करूं तो मैं कह सकता हूं, बिना किसी कठिनाई के उनमें से 2 प्राप्त करें। मैं तुरंत अपने घर के युवा मास्टर को संदेश भेजूंगा। मुझे लगता है कि हमें कुछ दिनों में प्रतिक्रिया मिल जाएगी। कुछ दिन यह अच्छा है, मैं कुछ दिन इंतजार करूंगा, बिपिन ने कहा और सिर हिलाया। उसी दिन दीपेंद्र ने आनन फानन में अल्कमी स्कूल को सूचना दे दी। अल्कमी स्कूल एक पहाड़ की गहराई में स्थित था। एक विशाल पर्वत शिखर के शीर्ष पर वरियम अपनी पीठ के पीछे हाथ रखकर खड़ा था। बैंगनी वस्त्र पहने हुए देवेंद्र उसके पीछे सम्मानपूर्वक खड़ा था और उसकी प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा था।
यदि स्वर्ग मेरा पक्ष लेता है तो ये सौभाग्य की बात होगी, तथापि यदि स्वर्ग मेरा विरोध करता है तो मृत्यु होगी। हाहा, तीसरे भाई में निश्चित रूप से साहस है। वरियाम अपनी आंखों में चमक के साथ जोर से हंसा। फिर उसने देवेंद्र की ओर देखा और कहा, दूसरे शब्दों में, अगले महीने की 18 तारीख को तीसरा भाई अकेले ही हार्टलेस आइलैंड पर हमला करेगा। ऐसा लगता है। देवेंद्र ने सिर हिलाया। भले ही ब्लड फेदर टॉवर पूरे नैनीताल महाद्वीप में ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन उसके लिए अकेले पूरे ब्लड फेदर टॉवर को चुनौती देना, मुझे डर है कि यह अभी भी काफी मुश्किल होगा। वरियाम की आंखें झुक गईं, लेकिन कुछ ही देर बाद उन्होंने आदेश दिया, जाओ तुरंत तीसरे बुजुर्ग को ढूंढो। उसे तुम्हें 2 अनंत शुद्धयान अमृत दो और उन्हें देवभूति तक पहुंचा दो। उन्हें बताओ कि यह मेरा आदेश है और यह संदेश दीपेंद्र को भी दे दो। उसे तीसरे भाई को ये बताने दो कि 18 तारीख को 12वें चंद्र मास में मैं देवभूति की सहायता के लिए उसके पास जाऊंगा। ठीक है, देवेंद्र ने तुरंत जवाब दिया और उसके तुरंत बाद चला गया। वरियाम अंतरिक्ष की ओर घूरता हुआ दिख रहा था। ये शर्म की बात है कि मेरे अल्कमी स्कूल और होली एम्परर पैलेस के बीच संबंध अभी काफी नाजुक हैं। मैं ब्लड फेदर टॉवर को मिटाने के लिए सीधे तौर पर अल्कमी स्कूल की शक्ति का उपयोग नहीं कर सकता। मैं केवल उस अल्कमी गार्ड पर निर्भर रह सकता हूँ जिसे मैंने प्रशिक्षित किया है, लेकिन दूसरा भाई और चौथी बहन दूसरा भाई अपने गुरु वाइन मास्टर के साथ कुछ ही समय पहले मेरे पिता से पर्पल फायर बॉडी शैपिंग अमृत मांगने आया था। वह और वाइन मास्टर दोनों उस क्षेत्र की ओर वापस चले गए। मुझे डर है कि वे जल्दी से देवभूति में लौटने में असमर्थ होंगे। क्या चौथी बहन को सामने नहीं आना चाहिए? वारियम ने खुद से बुदबुदाया। 1 महल, 1 स्कूल, 3 घाटियां और 4 मंदिर, 8 संप्रदाय और अनगिनत राजवंश। 3 घाटियों में से बर्फ की निचली घाटी थी। मास्टर, युवती रोशनी काले कपड़े पहने हुए एक सुनहरे वस्त्रधारी व्यक्ति के सामने पहुंची। सुनहरे वस्त्र पहने इस आदमी के कपड़े शानदार थे और उसका रंग अद्भुत था। उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी जो किसी भी व्यक्ति को आरामदायक और सहज महसूस करा सकती थी। पहली नजर में इस सुनहरे लबादे वाले आदमी का हर पहलू लगभग बेदाग था। ये क्या है? रोशनी को अपनी ओर बढ़ता देख सुनहरे वस्त्रधारी व्यक्ति तुरंत उसके पास आ गया था। मैं देवभूति के पास वापस जाना चाहूंगी, रोशनी ने धीरे से अपना मुंह खोला और कहा। यह सुनहरे वस्त्रधारी व्यक्ति की भौहें ऊपर उठीं और उसने पूछा कि क्या यह उन लोगों के कारण है जिनके साथ आप शपथ ग्रहण कर भाई बने हैं? रोशनी ने हाँ में सिर हिलाया। सुनहरे वस्त्रधारी व्यक्ति ने रोशनी की ओर देखा और तुरंत उसकी आंखों में एक जिद महसूस की। उसके मुंह के कोने ऊपर उठे और उसने कहा, जाओ मेरे अंगरक्षकों को भी ले आओ। धन्यवाद मास्टर, रोशनी ने कहा और वह आश्चर्य से अचानक उठ खड़ी हुई। चिंता न करें क्योंकि यह आखिरी बार है। एक बार यह हो जाने के बाद आप वापस आ जाएंगे और अगले वर्षों तक आप मेरी तरफ से एक कदम भी दूर नहीं हटेंगे। आप अपनी पूरी ताकत से मेरी सहायता करेंगे। क्या आप स्वर्णिम समझते हैं? लबादा पहने आदमी ने बिना सहानुभूति के कहा। रोशनी ने हाँ कहा, फिर दांत पीसकर सिर हिलाया। ड्रैगन पैलेस के अंदर दोनों पैलेस मास्टर एक दूसरे के सामने बैठे थे, एक काला और एक सफेद। वंदना, क्या आप वाकई ऐसा करना चाहती हैं? पैलेस मास्टर ब्लैक ने अपने चेहरे पर गंभीर भाव के साथ पैलेस मास्टर व्हाइट की ओर देखा। मुझे यकीन है कि पैलेस मास्टर व्हाइट की आंखों में दृढ़ संकल्प की झलक थी जब उन्होंने कहा कि छोटा साथी बिपिन, जब से उसने ड्रैगन पैलेस में प्रवेश किया है, मैंने उसे बढ़ते हुए देखा है। मैंने हमेशा हर तरह से उसका समर्थन किया है। वह हमारे बीच सबसे असाधारण प्रतिभा है। ड्रैगन पैलेस 18 तारीख की बैठक के लिए ये स्पष्ट है कि उस पर जाल बिछाए जाएंगे।
हमारे ड्रैगन पैलेस में लोगों को खड़ा होना चाहिए और उसकी मदद करनी चाहिए। केवल इस तरह से हम उसे अपना शिष्य कहने के योग्य हो सकते हैं। लेकिन पैलेस मास्टर ब्लैक अभी भी कुछ कहना चाहते थे। कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, मैंने फैसला कर लिया है, पैलेस मास्टर व्हाइट ने उत्तर दिया और हाथ हिलाया। हालांकि ठीक उसी क्षण हॉल के किनारे पर महल के दरवाजे अचानक खुल गए और एक सुनहरा शाही वस्त्र पहने व्यक्ति तेजी से अंदर आया। इस आदमी को देखकर पैलेस मास्टर्स ब्लैक एंड व्हाइट दोनों चौंक गए और दोनों ने तुरंत खड़े होकर सलाम किया। महामहिम को नमस्कार। तुम दोनों उठो, दिवेश ने हाथ हिलाते हुए कहा और फिर बेमन से एक खुली सीट पर बैठ गया। मैंने तुम्हारी सारी बात सुन ली, दिवेश ने अपनी आवाज धीमी करते हुए कहा। महामहिम, पैलेस मास्टर व्हाइट ने बड़ी चिंता से दिवेश की ओर देखा। तब दिवेश ने मुस्कुराते हुए कहा कि मुझे ये पसंद है, आगे बढ़ो। पैलेस मास्टर्स ब्लैक एंड व्हाइट दोनों हैरान थे। उन दोनों ने मूल रूप से सोचा था कि दिवेश उन्हें डांटेगा, लेकिन किसने सोचा होगा कि दिवेश अप्रत्याशित रूप से उनके फैसले का समर्थन करेगा। आखिरकार बिपिन मेरे ड्रैगन पैलेस की सबसे बड़ी प्रतिभा है। कई कारणों से मेरा ड्रैगन पैलेस उसकी रक्षा करने में असमर्थ है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम कुछ नहीं कर सकते, दिवेश ने बड़ी गंभीरता से कहा। पैलेस मास्टर व्हाइट के हाव भाव बदल गए। फिर उन्होंने तुरंत गंभीरता से सिर हिलाया और कहा, आपका अधीनस्थ समझता है। अध्याय 245 यांग शून्य क्षेत्र में सफलता। 5 दिनों तक स्टो में चुपचाप इंतजार करने के बाद अनंत शुद्ध यांग एलिक्सिर आखिरकार बिपिन के हाथों में आ गया। युवा मास्टर सर बिपिन ने कहा कि वह अगले महीने सभा में उपस्थित होंगे और आपकी मदद करेंगे, दीपेंद्र ने कहा। बिपिन ने जाने से पहले मुस्कुराते हुए कहा, कृपया उन्हें मेरा आभार व्यक्त करें। एक गुप्त कक्ष में बिपिन पालथी मारकर बैठा था। उसके हाथ में एक बच्चे के अंगूठे के आकार के 2 बैंगनी सोने के अमृत थे। अनंत शुद्ध यांग अमृत में असीमित शुद्ध यांग ऊर्जा शामिल थी, जिसने एक योद्धा को शून्य चैंपियन से यांग शून्य दायरे तक सफलता में तेजी लाने में मदद की। इसकी दक्षता अथाह थी और यदि वह भाग्यशाली था तो एक अमृत पर्याप्त होगा। ब्लड फेदर टॉवर में उतने ही विशेषज्ञ हैं जितने आकाश में बादल हैं। जहां तक ब्लड फेदर टॉवर के मास्टर तुषार की बात है तो वह एक सर्वोच्च विशेषज्ञ हैं जो दिव्य पारगमन तक पहुंच चुके हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि उनके खिलाफ लड़ना मौत की तलाश करना है। इसलिए मैं 1 महीने के भीतर अपनी ताकत में काफी सुधार करना है। बिपिन की आंखें तेज रोशनी से चमक उठीं। उसकी ताकत बढ़ाने के कई तरीके थे, हालांकि इतने कम समय में उत्पत्ति के बारे में अपनी समझ का विस्तार करना उनके लिए असंभव था। वह केवल अपने साधना स्तर में सुधार पर भरोसा कर सकते थे, जो कि शून्य चैंपियन के स्तर पर था। एक कदम आगे और वह यांग शून्य क्षेत्र तक पहुंच जाएंगे। अब उसके पास 2 अनंत शुद्ध यांग अमृत थे। गहरी सांस लेने और शांत होने के बाद बिपिन ने दोनों अनंत शुद्ध यांग अमृत को एक ही घूंट में निगल लिया। वे तुरंत एक शक्तिशाली शुद्ध यांग शक्ति में बदल गए और उसके शरीर के माध्यम से प्रसारित होने लगे। जैसे जैसे अमृत काम करता गया और अधिक शुद्ध यांग शक्ति इकट्ठी होती गई। गड़गड़ाहट। ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर की सभी शिरोबिंदु में बाढ़ का पानी बह रहा हो। एक पल में बिपिन को लगा जैसे उसकी हड्डियां चटकने वाली हैं। बिपिन ने अपनी आंखें बंद कर लीं और उसके माथे पर पसीना आ गया। शुद्ध यांग शक्ति जितनी शुद्ध यह उसके शरीर के माध्यम से प्रवाहित हो सकती थी। इसके कारण होने वाला दर्द लगभग उतना ही बुरा था जितना कि जब उसने आत्माभक्षी गुप्त कौशल का उपयोग किया था। ये शुरू हो गया है। बिपिन का चेहरा पत्थर जैसा हो गया था। जैसे ही 2 अनंत शुद्ध यांग अमृत की प्रभावकारिता चरम सीमा तक बढ़ गई,
शुद्ध यांग ऊर्जा अपनी सीमा तक पहुंच गई और एक शक्तिशाली धार बन गई जो उसके शरीर में बाधा के खिलाफ बह गई। टकराना पहली लहर ने उसके शरीर के भीतर एक दबी हुई आवाज पैदा कर दी। उसका चेहरा पीला पड़ गया लेकिन अवरोध बरकरार रहा। फिर शुद्ध यांग ऊर्जा की दूसरी लहर आई। बैंग 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 बैंग, एक के बाद एक 5 प्रहारों ने बैरियर पर जोरदार प्रहार किया, जिससे वह थोड़ा हिल गया। हालांकि वह टूटा नहीं। दूसरी ओर बिपिन का चेहरा काफी पीला पड़ गया था और उसके मुंह से खून बह रहा था। उन 5 प्रहारों के बाद उसके शरीर में शुद्ध यांग की शक्ति का केवल 1/3 से भी कम बचा था। एक और गहरी सांस लेते हुए बिपिन ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। फिर अगले ही पल उसने बची हुई सारी शुद्ध यांग ऊर्जा के साथ अंतिम हमला किया। बढ़ती धारा एक बार फिर बैरियर से टकराए। बिपिन का चेहरा टूट जाएगा। बूम! तेज धारा बैरियर से टकराए। एक भयानक और विस्फोटक प्रभाव हुआ क्योंकि बैरियर तेजी से हिल गया और फिर एक हल्की सी आवाज उठी जिससे बिपिन के भीतर परमानंद की भावना पैदा हो गई। 1 मिनट की दरार दिखाई दी और ये दरार चींटियों के घोंसले की तरह बन गई जो एक शक्तिशाली बांध के विनाश का कारण बनी। गड़गड़ाहट से अंततः अवरोध ढह गया और फिर एक विशाल आध्यात्मिक शक्ति उसके शरीर में प्रवाहित होने लगी। उसके शरीर की सभी मेरिडियन और हड्डियां मोटी और अधिक टिकाऊ होने लगीं। इसी तरह उसकी आध्यात्मिक शक्ति भी बदलने लगी। इतने कम समय में उसने परिवर्तन पूरा कर लिया था। मैं यांग शून्य क्षेत्र में पहुंच गया। बिपिन ने प्रसन्नता से आंखें खोलीं। वह जानता था कि इस बार यांग शून्य क्षेत्र तक पहुंचने के लिए वह कितना भाग्यशाली था। आखिरकार उसने पूर्वज भूमि में पहले ही एक बार में इतना सुधार कर लिया था। हालांकि वह शून्य क्षेत्र के शिखर पर अंतिम सीमा तक पहुंच गया था, लेकिन उसने पर्याप्त शक्ति जमा नहीं की थी। इसलिए उसने मान लिया कि वह लंबे समय तक उस स्तर पर अटका रहेगा। अनंत शुद्ध यांग एलिक्सिर की मदद से भी सफलता हासिल करने की संभावना कम थी। हालांकि उन्होंने इसे हासिल कर लिया था। बहुत भाग्यशाली। 30% खजाने की मदद से, 20% उसकी दृढ़ता से और शेष 50% शुद्ध भाग्य था। शून्य की तुलना में यांग शून्य क्षेत्र अधिक मजबूत है। बिपिन ने अपनी हथेलियों से विस्फोटक शक्ति को महसूस करते हुए अपने हाथों को भींच लिया। एक बार जब वह यांग शून्य क्षेत्र में पहुंच गया तो उसकी ताकत तेजी से बढ़ी और उसकी आध्यात्मिक शक्ति में काफी सुधार हुआ। अब वह केवल अपनी विस्फोटक शक्ति के साथ एक असाधारण यांग शून्य क्षेत्र योद्धा के खिलाफ मुकाबला कर सकता था। शायद वह थोड़ा कमजोर था लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। सभा से पहले यांग शून्य क्षेत्र तक पहुंचना भाग्यशाली है लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। बिपिन शीघ्र ही अपनी अपार खुशी से नीचे उतर आया। वह जानता था कि यदि उसकी साधना केवल यांग शून्य क्षेत्र तक पहुंचती है तो वह वास्तव में दिव्य पारगमन तक पहुंचने वाले सर्वोच्च विशेषज्ञ के खिलाफ नहीं लड़ सकता है। उसे अभी भी और तैयारी करनी होगी। ऐसा करने के बाद वह अपने गुप्त हथियार को और भी मजबूत बनाने का रास्ता तलाशना शुरू कर सकता है। उनका सबसे बड़ा तुरुप का पत्ता सोल डिवोरिंग सीक्रेट स्किल था। सबसे पहले ईस्टर्न हंट में उन्हें पता चला कि सोल डिवोरिंग सीक्रेट स्किल के पहले खंड ने उनकी ताकत में सुधार करने के लिए कुछ नहीं किया था। इसलिए उन्हें जल्द से जल्द दूसरे खंड को समझने की जरूरत थी। सोल डिवोरिंग सीक्रेट स्किल बेहद शक्तिशाली थी और बड़ी गड़बड़ी पैदा कर सकती थी। इसलिए उन्होंने सोल डिवोरिंग सीक्रेट स्किल के दूसरे खंड में गहराई से जाना शुरू करने के लिए जंगल का एक अलग टुकड़ा चुना। आधे महीने बाद सुनसान जंगल में एक भयानक विनाशकारी शक्ति फैल गई। ये बिपिन से आई थी जो एक पत्थर पर पालथी मारकर बैठा था। सभी जीवित चीजों की विशाल प्राकृतिक शक्ति तुरंत उसके शरीर में एकत्रित हो गई। काफी देर के बाद सब कुछ शांत हो गया।
पत्थर पर पालथी मारकर बैठे बिपिन ने मुस्कुराकर धीरे से आंखें खोलीं। आखिरकार मैंने इस आधे महीने में सोल डिवोरिंग सीक्रेट स्किल के दूसरे खंड को पूरी तरह से समझ लिया है। दूसरा खंड पहले की तुलना में अधिक शक्तिशाली था, इसलिए इसने स्वाभाविक रूप से उसके शरीर पर भारी बोझ डाला। सौभाग्य से बिपिन की वर्तमान शक्ति में व्यापक अंतर से वृद्धि हुई थी और वह इस बोझ को कुछ समय तक सहन कर सकता था। हालांकि अगर वह इसका इस्तेमाल करता तो उसका शरीर टूट जाता। ये बहुत लंबे समय तक। 12वें चंद्र माह की 18 तारीख से पहले अभी भी कुछ दिन बाकी हैं। इन आखिरी कुछ दिनों के दौरान मुझे ट्रिपल किल तलवार के ग्रेड में सुधार करने की कोशिश करनी चाहिए। जबकि वह इस बारे में सोच रहा था कि ट्रिपल किल तलवार उसके हाथों में दिखाई दी और चली गई सीटी की आवाज के साथ। अध्याय 246 हृदयहीन द्वीप पर। ट्रिपल किल तलवार पहले से ही एक बेहतर तीसरी श्रेणी का जादुई हथियार थी। जब से इसकी तलवार की भावना जागृत हुई थी तब से उसने 9 सम्राटों के संप्रदाय से यिन यांग शून्य क्षेत्र के 5 विशेषज्ञों को मार डाला था। असाधारण यांग शून्य क्षेत्र योगेश ने भी कई लोगों को मार डाला था। ब्लड फेदर टॉवर गढ़ की ओर निर्देशित कई दिनों तक लगातार नरसंहार। अनगिनत नरसंहारों के मद्देनजर ट्रिपल किल तलवार और अधिक क्रूर हो गई थी। एक कदम आगे और ये दूसरे दर्जे का जादुई हथियार बन जाएगा। अगले दिनों में वह ब्लड फेदर टॉवर के गढ़ों में रक्तपात जारी रखेगा। प्रत्येक अंतहीन हत्या के साथ एक एक करके उन्मत्त रक्तपात ट्रिपल किल तलवार की शक्ति को मजबूत करेगा। चंद्र वर्ष के 12वें महीने की 18 तारीख से पहले की पूर्व संध्या पर ट्रिपल किल स्वॉर्ड ने खुद को श्रेष्ठ तृतीय श्रेणी से निम्न द्वितीय श्रेणी में ले जाने और अपनी शक्ति को मजबूत करने में सफलता हासिल की। इसके बाद बिपिन ने अपनी व्यक्तिगत ताकत सहित वह सब कुछ तैयार किया जो वह कर सकते थे। पूरी रात वह चुपचाप एक पहाड़ी पर बैठा रहा। अगली सुबह सूरज अभी तक क्षितिज पर नहीं निकला था, लेकिन आसमान से भारी बर्फ गिर रही थी। जल्द ही भारी बर्फ ने जमीन को सफेद चादर से ढक दिया। पूरी रात पहाड़ी पर बैठे रहने के बाद बिपिन ने रोशनी से भरी आंखें खोलीं। बर्फबारी हो रही है। बिपिन ने एक हाथ बढ़ाया और एक बर्फ का टुकड़ा उसकी हथेली पर गिरा। कुछ देर बाद वह पानी की बूंद में बदल गया। बर्फ बहुत खूबसूरत है। बिपिन ने मुस्कुराते हुए चारों ओर देखा। बर्फ अगर खून से मिश्रित होती तो और अधिक आकर्षक होती। मेरे प्रिय, आज हमें रक्तपात का आनंद लेने दो। ऐसा लग रहा था कि ट्रिपल किल तलवार ने बिपिन की बात समझ ली और वह उसकी पीठ पर जोर से कांपने लगी। मानो वह उत्साहित हो, मानो वह आश्चर्यचकित हो। बिपिन हार्टलेस द्वीप के लिए रवाना हो गए। 12वें चंद्र मास की 18 तारीख को भारी बर्फबारी हुई। संपूर्ण देवभूति सफेद बर्फ से ढकी हुई थी, जिससे जमीन एक विशाल और अंतहीन सफेद चादर बन गई थी। हार्टलेस द्वीप देवभूति के शाही महल से 100 मील की दूरी पर स्थित था। एक विशाल झील के मध्य में स्थित और पहाड़ियों से घिरा हार्टलेस द्वीप देवभूति में प्रसिद्ध था। ऐसा कहा जाता था कि जिस स्थान पर हार्टलेस द्वीप स्थित था वहां एक बार एक दरार थी। वर्षों पहले 2 सुपर विशेषज्ञों के बीच वहां भयंकर लड़ाई हुई थी और जमीन में एक विशाल खड्ड छोड़ दिया था, जिसमें पानी इकट्ठा हुआ और एक झील बन गई। इससे जमीन का केंद्रीय टुकड़ा बच गया। एक द्वीप में बदलो। आज हार्टलेस द्वीप में माहौल अलग था। द्वीप के लगभग हर कोने पर कई आकृतियां खड़ी थीं और उन सभी ने काले कपड़े और मुखौटे पहने हुए थे। इतना ही नहीं, बल्कि सभी मुखौटे सुनहरे थे। शून्य के ऊपर ब्लड फेदर टॉवर के कुछ बैंगनी नकाबपोश हत्यारों ने विशेषज्ञों का स्वागत किया और उन सभी पर नजर रखने वाले अभिभावकों के रूप में भी काम किया। दूसरे शब्दों में कोई कह सकता है कि संपूर्ण हार्टलेस द्वीप पर अब भारी सुरक्षा थी। भोर में विभिन्न संप्रदायों के विशेषज्ञ द्वीप पर पहुंचे। 1 महीने पहले ब्लड फेदर टावर ने निमंत्रण भेजा था।
जिन संप्रदायों को निमंत्रण मिला उनमें से सभी ने इनकार करने की हिम्मत नहीं की और सभी ने अपने विशेषज्ञों को भेजा। देवभूति के 7 शीर्ष कुलों यहाँ तक कि ड्रैगन पैलेस और ग्लेडिएटर क्षेत्र सभी ने अपने विशेषज्ञों को आगे बढ़ाया। जल्द ही कई विशेषज्ञ द्वीप पर एकत्र हुए और काफी शोर शराबा होने लगा। द्वीप के मध्य में एक बड़ा ड्रिल ग्राउंड था। ड्रिल ग्राउंड के दोनों किनारों पर पंक्तियों में कई कुर्सियां लगी हुई थीं। देवभूति के सभी संप्रदायों के विशेषज्ञ अपनी कुर्सियों पर चुपचाप बैठे थे। भाई फरान ने ये कैसे निर्णय लिया कि हम लीजेंड स्वॉर्ड संप्रदाय से यहाँ बैठेंगे। ड्रिल ग्राउंड के एक कोने पर लेजेंड स्वॉर्ड संप्रदाय के विशेषज्ञ बैठे थे। लगभग 10 विशेषज्ञों में से एक महिला थी जिसके चेहरे पर ठंडे भाव थे। वह मेघना थी और उसकी वर्तमान अभिव्यक्ति अजीब थी। किंवदंती तलवार संप्रदाय भारत प्रांत में एक बड़ा संप्रदाय है, लेकिन देवभूति में ये कुछ खास नहीं है। रक्त पंख टॉवर द्वारा आमंत्रित किया जाना एक सम्मान की बात है, भले ही आप कोने पर बैठे हों, फरान ने समझाया। क्या मेघना अभी भी भौहें सिकोड़ रही है? लेजेंड स्वॉर्ड संप्रदाय के संप्रदाय गुरु फरान ने सफेद बालों और शिशु चेहरे वाले एक बुजुर्ग की ओर मुड़कर फरान से कहा कि ये देवभूति में उच्चतम स्तर की बैठक है और उन मजबूत संप्रदायों के सभी विशेषज्ञ आए हैं। बाद में मैं आपका परिचय कराऊंगा उन्हें अपने ज्ञान का विस्तार करने के लिए। धन्यवाद, फरान ने सम्मानपूर्वक सिर हिलाया। ड्रिल ग्राउंड के सबसे विशिष्ट क्षेत्र में 10 आकृतियां बैठी थीं। उनमें से प्रमुख व्यक्ति 2 मीटर से अधिक ऊंचा और बैल के समान मजबूत व्यक्ति था। वह ग्लेडिएटर एरेना का हॉल मास्टर था। इस सभा में मैं जिस चीज का सबसे ज्यादा इंतजार कर रहा हूँ वह है बिपिन। वह कब आएंगे? मजबूत आदमी ने चारों ओर देखा और मुस्कुराया। मैं असाधारण प्रतिभा के बारे में काफी उत्सुक हूँ। चंदन, मैंने सुना है कि आप उसे जानते थे। मजबूत आदमी ने एक बिना हाथ वाले अधेड़ उम्र के आदमी की ओर देखा। अधेड़ उम्र के व्यक्ति को देखते ही बिपिन उसे पहचान लेता था। वह चंदन ही था जिसने एक बार उसे एक भाग्यशाली अवसर दिया था जब वह स्वॉर्ड मार्क्विस की हवेली में था और उसे ब्लड फेदर टॉवर के हत्यारों से बचाया था। उस ताकतवर आदमी ने जो कहा उसे सुनकर चंदन अपनी बाईं बांह को छूने से खुद को नहीं रोक सका। बिपिन के लिए ब्लड फेदर टॉवर के हत्यारों को रोकते समय उनका बायां हाथ कट गया था। हालांकि उन्होंने इसके कारण हार नहीं मानी बल्कि इसके खिलाफ लड़ाई लड़ी और उन्होंने अप्रत्याशित रूप से उस बाधा को तोड़ दिया जिसने उन्हें हमेशा शून्य क्षेत्र तक पहुंचने में फंसाया था। नन्हे चंदन ने जवाब दिया, हे मैं वास्तव में उसकी प्रशंसा करता हूँ। यदि वह इस बार जीवित रह सका तो उसे मुझसे मिलवाओ। मजबूत आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, चंदन ने सिर हिलाया, लेकिन फिर उसने भौहें सिकोड़ लीं। वह जानता था कि इस समय बिपिन को जिस खतरे का सामना करना पड़ रहा है वह कोई छोटी बात नहीं है। बिपिन को मारने के लिए ब्लड फेदर टावर ने जाल बिछाया था और व्यापक तैयारी की थी। ड्रिल ग्राउंड पर पंथों के विशेषज्ञों के अलावा कई एकांत विशेषज्ञ भी थे जो बिना निमंत्रण के केवल मनोरंजन के लिए आए थे। अकेले विशेषज्ञों में एक सज्जन थे जिनकी पीठ पर लंबी तलवार थी। वह तलवार मार्क्विस शिभम की हवेली के मालिक थे। 1 महीने पहले उसने सुना था कि ब्लड फेदर टॉवर स्वर्ग में नागेंद्र के बलिदान को देखने के लिए सभी संप्रदायों के विशेषज्ञों को आमंत्रित कर रहा था और बिपिन ने भी जवाब दिया था। इसलिए एक अकेले विशेषज्ञ के रूप में वह आज दौड़कर आए थे। ब्लड फेदर टॉवर वे देवभूति के अधिपति थे। मैंने ये भी सुना है कि उनके टॉवर मास्टर दिव्य पारगमन तक पहुंच गए थे। शिभम के चेहरे पर एक गंभीर अभिव्यक्ति थी। फिर उन्होंने अपना सिर हिलाया। एह भगवान, उन्हें आशीर्वाद दें। अध्याय 247 क्यूई लुओशिंग। हार्टलेस द्वीप के उन विशेषज्ञों को छोड़कर शून्य में और उसके आसपास कई विशेषज्ञ छिपे हुए थे।
शून्य के एक कोने में 20 से अधिक लोग हवा में तैर रहे थे और उनमें से प्रमुख थे जियान वुशुन के अच्छे दोस्त वांग युआन जो कीमिया स्कूल के युवा मास्टर थे। आधे साल पहले वह आरंभिक गोल्ड कोर दायरे में था, लेकिन अब वह हवा में तैर रहे अन्य लोगों के समान ही था। उनकी साधना गहन यिन शून्य क्षेत्र तक पहुंच गई थी। आधे साल में वह आरंभिक गोल्ड कोर दायरे से गहन यिन शून्य दायरे तक कूद गया। स्पष्टतः जियान वुशुन की तुलना में उसकी ताकत में काफी सुधार हुआ। सभा शुरू होने वाली है, मुझे लगता है तीसरा भाई आसपास ही कहीं होगा। वांग युआन ने चारों ओर देखा। उसके पीछे कई बैंगनी वस्त्रधारी आकृतियां तैर रही थीं, उनमें से अंक शून्य क्षेत्र में 10 से अधिक विशेषज्ञ थे, जिनमें कुछ ऐसे भी थे जो यांग शून्य क्षेत्र के शिखर तक पहुंच चुके थे और डैंग यी जैसे मूल को समझ चुके थे। इसके अलावा बैंगनी वस्त्रधारी लोगों में से एक व्यक्ति उनसे भिन्न था, जिसने भूरे रंग का वस्त्र पहना था। भूरे रंग का लबादा पहने वह बुजुर्ग बिल्कुल एक सामान्य व्यक्ति की तरह था, जिसके पास साधना की कोई शक्ति नहीं थी। वह अन्य लोगों की तरह ही शून्य में तैर रहा था। छठे बुजुर्ग, यह सब आप पर निर्भर करता है। हालांकि वांग युआन एलिक्सिर स्कूल के युवा मास्टर थे, लेकिन वे महत्व की भावना के बिना भूरे वस्त्र वाले बुजुर्ग के सामने विनम्र थे। मेरी संवेदनशील पहचान के कारण मैं बस उसे भागने में मदद कर सकता था, मैं उसके पिता को नहीं बचाऊंगा। भूरे कपड़े पहने बुजुर्ग ने कहा। वांग युआन का चेहरा गंभीर था। धन्यवाद, और कृपया यहाँ प्रतीक्षा करें। मुझे आशा है कि चीजें सुचारू रूप से चलेगी, लेकिन अगर कुछ भी होता है तो कृपया छठा बड़ा भाई तीसरे भाई को ले जा सकता है, चाहे वह अपने पिता को बचा सके या नहीं, कम से कम उसे जीवित तो रखो। मुझे पता है। भूरे लबादे वाले बुजुर्ग ने थोड़ा सिर हिलाया। शून्य के दूसरे कोने पर आइस नेदर वैली से 10 से अधिक लोग आ रहे हैं और सू राव नेता थीं। आधे साल के बाद सू रॉ की ताकत में काफी सुधार हुआ और वह यिन वर्ल्ड तक पहुंच गई। इसके अतिरिक्त उसके बगल में जो 12 लोग थे वे सभी उच्च खेती के थे, जिनमें से 8 यिन वर्ल्ड के विशेषज्ञ थे और 4 यांग वर्ल्ड दायरे के विशेषज्ञ थे। रक्त पंख टावसू रॉ ने ठंडी आंखों से सामने हृदयहीन द्वीप को देखा। ये परेशानी की बात है कि ब्लड फेदर टॉवर का एक सुपर विशेषज्ञ है जो दिव्य पारगमन तक पहुंच गया है। अभी भी बर्फबारी हो रही थी। जमीन पर भारी बर्फ थी और मौसम ठंडा था। हालांकि सभी विशेषज्ञों के दिल गर्म थे। जैसे ही दोपहर हुई, ड्रिल ग्राउंड के सामने ऊंचे मंच पर अचानक 2 आकृतियां दिखाई दी। ड्रिल ग्राउंड पर कई लोगों की नजर उन पर पड़ी। वे दोनों बुजुर्ग थे। एक के सफेद बाल, दाढ़ी और तेज सांसें थीं, जबकि दूसरे के काले बाल और चमकदार भौहें थीं। जैसे ही वे प्रकट हुए, उनकी तेज सांसें फैल गईं। वे दोनों यांग शून्य क्षेत्र के शिखर पर पहुंच गए थे। वे ब्लड फेदर टॉवर के बाएं और दाएं संदेशवाहक हैं। ये दोनों बुजुर्ग 100 साल से अधिक उम्र के हैं। टोटवे दोनों हेवनली ड्रैगन सूची में हैं, एक 14वें और दूसरा 11वें स्थान पर है। वास्तव में ये ब्लड फेदर टॉवर है। ड्रिल ग्राउंड पर कई विशेषज्ञ चर्चा कर रहे थे और उनमें से कुछ ने वाम और दक्षिण संदेशवाहकों को आश्चर्य भरी नजरों से देखा। यांग शून्य क्षेत्र का शिखर। ज्ञात हो कि इस स्तर के विशेषज्ञ पूरे तियानजोंग राजवंश में दुर्लभ थे। 7 शीर्ष कुलों में से प्रत्येक में केवल एक ही था। बाएं और दाएं दोनों दूतों को स्वर्गीय ड्रैगन सूची में स्थान दिया गया था। वे तियानजोंग राजवंश में शीर्ष स्तर के विशेषज्ञ थे। बाएं और दाएं दूतों के आने के कुछ ही समय बाद एक खूनी आकृति धीरे धीरे शून्य में गिर गई। उसने एक खूनी वस्त्र और एक खूनी दुष्ट मुखौटा पहना था। उनके रूप ने सभी की निगाहें अपनी ओर खींच लीं और जैसे ही वह ऊंचे मंच पर आकर कुर्सी पर बैठे तो पूरे ड्रिल ग्राउंड में सन्नाटा छा गया। मौन। सभी की निगाहें खून से लथपथ उस शख्स पर टिकी थीं। क्या वह ब्लड फेदर टॉवर का टॉवर मास्टर है? क्या हुआ ब्लड फेदर टावर का टावर मास्टर एक साधारण आदमी जैसा दिखता है?
हालांकि मेरी आंखें एक साधारण व्यक्ति को देखने के अलावा मदद क्यों नहीं कर सकती, क्यों? दिव्य उत्कृष्टता निश्चित रूप से ब्लड फेदर टॉवर के टॉवर मास्टर उस तक पहुंच गए हैं। कई विशेषज्ञ गुप्त रूप से इस पर आश्चर्य कर रहे थे। जब उन्हें निमंत्रण मिला तो वे इसके बारे में थोड़ा सशंकित थे, लेकिन अब जब उन्होंने उसे देखा तो उन्हें पता चला कि ब्लड फेदर टॉवर के टॉवर मास्टर वास्तव में दिव्य पारगमन तक पहुंच गए थे। केवल वही व्यक्ति जो दिव्य उत्कृष्टता तक पहुंच गया है, वह बिना कुछ खोए अपनी सांस को इतनी अच्छी तरह से नियंत्रित कर सकता है। ऐसा व्यक्ति ही सामने आते ही सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। ब्लड फेदर टॉवर के खूनी और दुष्ट टॉवर मास्टर क्यूई लुओशेंग केंद्र में कुर्सी पर बैठे और अपने हाथों को थोड़ा हिलाया। एक तेज हवा चली जिससे लोगों के चेहरे खिल गए और उन्हें आराम महसूस हुआ। इतनी शक्तिशाली ताकत! यिन यांग शून्य क्षेत्र के उन जानकार विशेषज्ञों को गुप्त रूप से आश्चर्य हुआ। सज्जनों, क्यूई लुओशेन की नज़र जब उन पर पड़ी तो एक बुरी आवाज निकली जिससे कोई पुरुष या महिला के बीच अंतर नहीं कर सकता था। सभा में आपका स्वागत है, मैंने तुम्हारे लिए कुछ वाइन तैयार की है, नज़माओ। उसके खत्म होने के बाद काले कपड़े पहने कुछ नौकरानियां हाथों में झंडे लेकर बाहर चली गईं। सज्जनों, कृपया, क्यूई लुओशेंग ने अपने हाथों में एक फ्लैगन रखा। फिर ड्रिल ग्राउंड पर सभी ने शराब पी। एक कप शराब के बाद रक्त पंख टॉवर के सम्माननीय टॉवर मास्टर सामने बैठा एक मजबूत आदमी खड़ा हुआ और मुस्कुराते हुए क्यूई लुओशेन की, मैं इस बार सामाजिक सूत नहीं कहूंगा, मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि क्या आप उस तक पहुँचे हैं। सच तो ये है कि आपने ये किया और मैं जानना चाहता हूँ कि आपने इसे कैसे पूरा किया। आखिरकार मैं वर्षों से इस अवस्था में फंसा हुआ हूँ। ताकतवर आदमी ने अपनी आंखों में उत्साह का बुखार भरते हुए कहा। ग्लेडिएटर एरेना के मालिक लेई क्यूई लुओशेंग ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराया। कोई बात नहीं, यह आपको यहाँ आने के लिए आमंत्रित करने की मेरी योजना का भी हिस्सा है। अगर आपने नहीं भी पूछा तो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मुझे एक चीज से निपटना होगा। क्यूई लुओशेंग ठंडे स्वर में मुस्कुराया और उसके पास खड़े तेज भौहों वाले बुजुर्ग ने उसकी पीठ की ओर देखा। उसे ऊपर लाओ जा। अध्याय 248 बिपिन ने दिखाया। मोटे कपड़ों में एक व्यक्ति को कई विशेषज्ञों की निगरानी में ड्रिल ग्राउंड में लाया गया। उनके बाल भूरे थे और उनके चेहरे पर मूंछें थीं, जिससे पता चलता था कि उन्होंने जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे हैं। लोगों को उनसे कोई आध्यात्मिक शक्ति महसूस नहीं हो रही थी। जब उन्हें ड्रिल ग्राउंड के केंद्र में लाया गया तो उन्होंने धीरे से अपना सिर उठाया। उसकी आंखों की गहराई में एक असीम शून्य था। उसकी आंखें शांति से तुषार से लेकर बाएं और दाएं दूतों तक और फिर घटनास्थल पर मौजूद विशेषज्ञों तक घूम गईं। एक नज़र देखने के बाद वह सबकी उपस्थिति में आराम से बैठा और शराब का एक बर्तन निकालकर अकेले ही पीने लगा। आसपास के कई विशेषज्ञ उसके व्यवहार से परेशान थे। वह नागेंद्र हैं, बिपिन के पिता। वह नागेंद्र बिल्कुल साधारण हैं। उपस्थित लोगों में से लगभग सभी ने 1 महीने पहले नागेंद्र के बारे में सुना था, इसलिए उन्हें देखने के बाद वे उसके बारे में उत्सुक थे। हालांकि उनमें से अधिकांश ने गुप्त रूप से उसका तिरस्कार किया और सोचा कि वह काफी छोटा था। उन्हें उसमें कुछ खास नजर नहीं आया। अगर उन्हें पहले उसकी पहचान नहीं पता होती तो शायद वे सभी सोचते कि वह सिर्फ एक साधारण आदमी या भिखारी है। मैंने 1 महीने पहले नागेंद्र का नाम सुना था और मुझे पता था कि उसे इस सभा में फांसी दे दी जाएगी। मैंने कभी सोचा नहीं था कि वह ऐसा आदमी होगा। वह बिपिन के पिता हैं। बहुत साधारण, यहाँ तक कि हम उसे सड़क पर एक भिखारी से अलग नहीं कर सकते थे। कई लोगों ने कहा कि निश्चित रूप से कुछ लोग ऐसे थे जिनमें से अधिकांश जानकार विशेषज्ञ थे जिन्होंने नागेंद्र को देखकर अपनी आंखें सिकोड़ लीं।
यह आदमी सरल नहीं है। इतने सारे लोगों द्वारा घूरे जाने के कारण उसे ब्लड फेदर टॉवर द्वारा मार दिया जाएगा। फिर भी उसकी आंखों में शांति के अलावा कुछ भी नहीं देखा जा सकता है। उदासीन, वह इतना उदासीन है, ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया उसके लिए कुछ भी नहीं है। सभी संप्रदायों के विशेषज्ञ या ब्लड फेदर टॉवर के लोग उसकी नज़र में सभी एक जैसे हैं। उदासीन, लेकिन दूसरे शब्दों में वह अलग थलग है। अलग, ये शब्द सुनकर लोग बेचैन हो गए। उन्होंने स्वयं से पूछा कि यदि वे होते तो वे क्या करते। वे सभी उपस्थित सभी लोगों की उपेक्षा करते हुए अकेले शराब नहीं पी सकते थे। ऐसा कौन कर सकता था? इससे यही पता चला कि नागेंद्र सरल नहीं थे। युवा मास्टर वह आदमी है जो आपके भाई का है। पिता शून्य के ऊपर भूरे वस्त्रधारी बुजुर्ग ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। क्या गलत है? वार्यम ने उसकी ओर प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा। कुछ भी नहीं, मुझे बस इतना लगता है कि उनकी मानसिक स्थिति असाधारण है। 200 वर्षों तक जीवित रहने के बाद भी मैं उन्हें मानसिक स्थिति में नहीं पकड़ सका। यह अफसोस की बात है कि उनका डेंटियन नष्ट हो गया था, अन्यथा उन्हें भविष्य में दिव्य पारगमन तक पहुंचने की आशा है। लबादा पहने बुजुर्ग ने गंभीरता से कहा। ओह, वरियाम को आश्चर्य हुआ और उसने अपनी आंखें थोड़ी सी सिकोड़ लीं। उसके पिता को पहले ब्लड फेदर टॉवर द्वारा स्पिरिट लॉकिंग स्पेल के साथ बंद कर दिया गया था। अब वे उसे सोल सीजिंग फॉर्मेशन के बिना ड्रिल ग्राउंड में लाते हैं। इसलिए स्पष्ट रूप से उन्हें डर है कि तीसरा भाई नहीं आएगा। हार्टलेस द्वीप पर ड्रिल ग्राउंड के ऊंचे मंच पर तुषार की खूनी और दुष्ट छवि ने नागेंद्र की ओर देखा। फिर उसकी ठंडी आवाज ड्रिल ग्राउंड पर सुनाई दी। सज्जनों, आप शायद इस आदमी से परिचित नहीं होंगे। आइए मैं आपको उनसे मिलवाता हूँ। उनका नाम नागेंद्र है, जो वर्षों पहले देवभूति में प्रसिद्ध थे। हालांकि उन्हें ब्लड फेदर टॉवर ने पकड़ लिया था, जिसके लिए हमें बहुत प्रयास करना पड़ा। तुषार ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। इसके अलावा वह उस व्यक्ति का पिता है जिसने देवभूति में बड़ी गड़बड़ी की है। उसका बेटा बिपिन है, जिसे देवभूति की पहली प्रतिभा के रूप में जाना जाता है। ड्रिल ग्राउंड पर कई विशेषज्ञ ध्यान से सुन रहे थे। देवभूति हाल के वर्षों में शांत नहीं रहे हैं। खासकर ब्लड फेदर टॉवर हमें कई बार उकसाया गया है और किसी ने ब्लड फेदर टॉवर के गढ़ों में भी कत्लेआम किया है और वहां के विशेषज्ञों को मार डाला है। मुझे लगता है कि आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि वह कौन है, तुषार ने कहा। ड्रिल ग्राउंड के कई विशेषज्ञ उनकी बातों का तिरस्कार कर रहे थे। वे जानते थे कि यह ब्लड फेदर टॉवर था जो अक्सर बिपिन की हत्या करने का प्रयास करता था, इसलिए बिपिन ने उनके खिलाफ उग्र रूप से जवाबी कार्रवाई की। हालांकि तुषार ने जो कहा उसका मतलब ये है कि सबसे पहले बिपिन ने ही ब्लड फेदर टॉवर को उकसाया था। तुषार की ठंडी आंखों ने इधर उधर देखा और गहरी आवाज में कहा, आज मैं हार्टलेस आइलैंड पर आने वाले आप सभी को मेरे अनुभव और समझ को सुनने के लिए आमंत्रित करता हूँ। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उन संप्रदायों को चेतावनी देना है जो परेशानी पैदा करने या परेशानी से लाभ उठाने के लिए तैयार हैं। ब्लड फेदर टावर अब भी नंबर 1 है। देवभूति ब्लड फेदर टॉवर में अधिपति होने के नाते किसी को भी हमें उकसाने की अनुमति नहीं होगी। जो कोई भी ब्लड फेदर टॉवर को उकसाएगा वह मर जाएगा। इतना कहने के बाद तुषार के मुंह से एक भयानक दबाव निकला। बल ने पूरे ड्रिल ग्राउंड को कवर कर लिया। कई विशेषज्ञ जो वहां खड़े थे अचानक गंभीर हो गए। कुछ कमजोर लोग और भी अधिक भयभीत हो गए। हालांकि जैसे ही तुषार ने बोलना समाप्त किया, अचानक आसमान से एक तेज और स्पष्ट चिल्लाहट सुनाई दी। जो कोई भी ब्लड फेदर टॉवर को उकसाएगा वह मर जाएगा। मुझे ऐसा नहीं लगता। इस आवाज के उठते ही गड़गड़ाहट के साथ ही कहीं दूर से भयानक हत्या के इरादे की एक धारा उठी। वध उत्पत्ति के व्यापक प्रभाव के तहत भयानक हत्या का इरादा 9वें स्वर्ग में उड़ गया।
तुरंत सारा स्वर्ग और पृथ्वी शांत हो गए। वह आ गया है। क्या वह सचमुच आ गया है? हाथ में तलवार लेकर वह अजेय है। बिपिन। पूरे ड्रिल ग्राउंड में हंगामा मच गया और सबकी निगाहें उस वक्त हत्या के इरादे के स्रोत पर टिक गईं। ये हार्टलेस द्वीप के बाहर से आया था जो उससे काफी दूरी पर था। हुश हुश हुश। यिन यांग शून्य क्षेत्र के बहुत सारे विशेषज्ञ ऊंची उड़ान भर गए और उस दिशा को देखने के लिए शून्य में खड़े हो गए। यह अब तक पहाड़ के पीछे से आता है। यिन यांग शून्य दायरे के उन सभी विशेषज्ञों को बेहद झटका लगा। हार्टलेस आइलैंड एक झील से घिरा हुआ था और झील पहाड़ों से घिरी हुई थी। हत्या का मजबूत इरादा एक पहाड़ के पीछे से आया था जो हार्टलेस आइलैंड से बहुत दूर था। भले ही यह इतनी दूर से आया था लेकिन ये चौंकाने वाला था। सभी ने उस दिशा की ओर देखा जहां से हत्या का इरादा था, लेकिन उन्होंने जो देखा वह उनके सामने सिर्फ पहाड़ थे। इस वक्त धमाका। क्षितिज के अंत में एक विशाल तलवार की छाया अचानक दिखाई दी। हालांकि वह उनसे बहुत दूर थी। उन्हें झटका लगा। फिर तलवार की छाया सीधे पहाड़ की ओर विभाजित हो गई। वह क्या कर रहा है? वे सभी हैरान थे, लेकिन अगले ही पल उन्होंने देखा कि विशाल तलवार की छाया पहाड़ को दो हिस्सों में बांट रही है। गड़गड़ाहट हो रही है। पहाड़ बुरी तरह हिल गया। अगले ही पल वह दो हिस्सों में कट गया। पहाड़ आधा टूट गया और 10 मीटर चौड़ी सड़क दिखाई दी। विभाजित सुरंग के अंत में उनकी पीठ पर एक लंबी तलवार लिए हुए एक आकृति उनके ऊपर मंडरा रही थी। वह बिपिन था। हाथ में तलवार लेकर वह किसी से पीछे नहीं था। अध्याय 249। पहाड़ों और झीलों को विभाजित करके पथ बनाना। सभी लोग आश्चर्य से देखते रहे। यह अविश्वसनीय था कि एक ऊंचा पर्वत तलवार के एक ही वार से आधे में विभाजित हो गया। तभी असंख्य लोगों ने अभी अभी बने रास्ते के दूर के छोर की ओर देखा, जहां पीठ पर एक लंबी तलवार लिए हुए एक आकृति अचानक प्रकट हुई। बिपिन। हाथ में तलवार होने पर उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। वह हमारे देवभूति के इतिहास की सबसे अद्वितीय प्रतिभा है। पूरा हार्टलेस द्वीप एक ही बार में सब कुछ देखने लगा। हालांकि बैठक में भाग लेने वालों में से कुछ युवा योद्धा थे। न केवल युवा योद्धाओं का उल्लेख किया गया बल्कि यिन शून्य या उससे ऊपर तक पहुंचने वाले विशेषज्ञ भी उत्साहित थे। युवा योद्धाओं को अनुभव प्राप्त करने के लिए उनके बुजुर्गों द्वारा यहाँ लाया गया था। बिपिन को देखकर वे बेहद उत्साहित थे। आखिरकार बिपिन उनके लिए एक वास्तविक मिथक था। असंख्य युवा योद्धा बिपिन के प्रति अंध कट्टरता और भक्ति से भरे हुए थे। इसके बारे में सोचते हुए कि पूर्वी हंट में अन्य सभी उत्तर पश्चिमी राजवंशों को हराने के लिए देवभूति जैसे छोटे राजवंश का नेतृत्व कौन कर सकता था? 20 वर्ष की आयु से पहले यिन शून्य क्षेत्र के शिखर को कौन प्राप्त कर सकता है, सिवाय इसके कि वह पहले ही यांग शून्य क्षेत्र तक पहुंच चुका था। देवभूति में ब्लड फेदर टावर के अधिपति को ऐसा अविश्वसनीय जाल खड़ा करने के लिए और कौन मजबूर कर सकता है? किसी को भी नहीं। वह सचमुच देवभूति के इतिहास में सबसे शक्तिशाली था। बिपिन। ड्रिल ग्राउंड के कोने में एक सुंदर आदमी था जिसने अपने हाथों को कसकर पकड़ रखा था। वह बेहद उत्साहित था और उसकी आंखों में कट्टरता भरी हुई थी। हालांकि उस खूबसूरत आदमी को ऐसी हालत में देखकर उसके पास खड़ी मेघना को और भी बुरा लगा। ग्लेडिएटर एरेना ने चंदन सहित बड़ी संख्या में विशेषज्ञों को इकट्ठा किया। उन्होंने बिपिन की ओर देखा। उनका हाथ बाईं आस्तीन को छू रहा था, जिसका एक हाथ गायब था। वह मुस्कुराए और बुदबुदाए। ये कीमत चुकाकर भी ऐसी अद्वितीय प्रतिभा के जन्म का समर्थन करने लायक था। एक हाथ शिवम उस मैदान में खड़ा था जहां अकेले विशेषज्ञ एकत्र हुए थे। वह पहले से ही बिपिन को बेहद मिश्रित अभिव्यक्ति के साथ देख रहा था, जो उत्साहित, सुखद, आश्चर्यचकित और संतुष्ट था, लेकिन सबसे अधिक चिंतित था।
इस लड़ाई में जीवित रहना सुनिश्चित करें, चाहे शिवम ने अपने दिल की गहराई में कुछ भी कहा हो। तीसरा भाई वरियम और रोशनी हार्टलेस आइलैंड के आसपास कहीं छुपे हुए थे। बिपिन को देखने के बाद उनकी आंखें चमकने लगीं। बिपिन ने सारी सुर्खियां बटोर लीं। उपस्थित सभी लोगों की निगाहें बिपिन पर टिकी थीं, जो इस रास्ते के अंतिम छोर पर दिखाई दिया था। बिपिन ने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया क्योंकि हत्या के इरादे से वह तेजी से बाहर आने लगा और क्षेत्र को भरने लगा। उसने चारों ओर देखा और हार्टलेस द्वीप पर जो कुछ भी हो रहा था उसे समझ लिया। फिर वह आगे बढ़ने लगा। गोबर। जैसे ही वह आगे बढ़ा और अपना पैर जमीन पर रखा, तुरंत एक अमूर्त लहर उठी। उसी समय एक हल्की सी आवाज सुनाई दी। हालांकि वह आवाज तेजी से और तेज हो गई। गोबर गोबर गोबर। बिपिन काफी धीमी गति से एक के बाद एक कदम आगे बढ़ता गया। हर बार जब वह एक कदम बढ़ाता था तो उसका हत्या करने का इरादा थोड़ा मजबूत हो जाता था। हार्टलेस आइलैंड पर बिपिन ने सभी लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। जल्द ही वह रास्ते से गुजरा और झील के किनारे चला गया, लेकिन वह वहां नहीं रुका बल्कि बिना किसी हिचकिचाहट के सीधे झील पर कदम रखा। जैसे ही उसके पैर ने सतह को छुआ, एक गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई दी और पूरी झील तुरंत अशांत हो गई। ऐसा लग रहा था कि पानी पागलों की तरह अपने चारों ओर समा रहा है। 1 मिनट के भीतर केवल एक विशाल खड्ड रह गई, जिसका कोई तल दिखाई नहीं दे रहा था। जहां झील पहले थी, मानो पूरी झील ही काट दी गई हो। खड्ड कई दर्जन मीटर चौड़ी थी और भले ही झील से पानी खड्ड में बढ़ रहा था, लेकिन ये स्पष्ट था कि यह खड्ड इतने कम समय में नहीं भर पाएगा। ये देखकर हार्टलेस आइलैंड के विशेषज्ञ अपनी आंखें सिकोड़ने से नहीं रोक सके। इस वक्त सभी को एक कहावत याद आ गई, पहाड़ टूट जाएंगे, नदियां सूख जाएंगी और आसमान खून से रंग जाएगा, क्योंकि तलवारें राक्षसों की टोली की ओर इशारा करेगी। उनमें से पहले 2 पहले ही घटित हो चुके हैं, इसलिए अगला कदम आकाश को खून से रंगना होना चाहिए। झील पार करने के बाद बिपिन नहीं रुके। वह हार्टलेस द्वीप की ओर धीरे धीरे चलते रहे। ठीक इसी क्षण दर्जनों आकृतियां पास के क्षेत्र से तेजी से सरकती हुई पास आ गईं। हा थर्ड भाई, मैं आपकी मदद के लिए यहाँ हूँ। पूरे क्षेत्र में हंसी की बुदबुदाहट गूंज उठी जब एक भारी भरकम मोटा आदमी बिपिन की तरफ दिखाई दिया और उसके बाद 20 से अधिक बैंगनी वस्त्रधारी आकृतियां एक के बाद एक मोटे आदमी के पीछे उतरीं। उन सभी ने एक राक्षसी आभा बिखेरी। बैंगनी वस्त्र पहने हुए लोगों में 10 से अधिक यांग शून्य क्षेत्र के विशेषज्ञ थे, जबकि बाकी यिन शून्य क्षेत्र के शिखर पर थे। देवभूति में ये युद्ध संरचना भयावह ही कही जा सकती है। क्या वे अल्कमी स्कूल से हैं? तुषार हार्टलेस द्वीप पर एक ऊंचे मंच पर खड़ा था। वारियम और उसके साथियों को देखने के बाद उसने अपनी आंखें थोड़ी तिरछी कर लीं। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा कि अल्कमी स्कूल और होली एम्परर पैलेस एक दूसरे को रोकते हैं, इसलिए उनके लिए अपने शीर्ष विशेषज्ञों को लाना असंभव है। वे यिन यांग शून्य क्षेत्र के कुछ सामान्य विशेषज्ञ हैं। वे क्या कर सकते हैं? हालांकि जैसे ही तुषार ने ये शब्द कहे, 10 और आकृतियां पास आ गईं और बिपिन के पीछे आ गईं। तीसरे भाई रोशनी ने हल्के से बिपिन से कहा। बिपिन ने हल्का सा सिर हिलाया। आइस नेदर वैली। ये देखकर तुषार को थोड़ा झटका लगा, लेकिन यह अभी भी उसे डर महसूस कराने के लिए काफी नहीं था। बिपिन, हम आपका समर्थन करने के लिए यहाँ हैं। पूरे इलाके में अचानक एक गहरी दहाड़ गूंज उठी, जिसके बाद 6 लोग बिपिन के करीब आ गए। यह एक समूह था जिसका नेतृत्व एक सफेद वस्त्रधारी महिला कर रही थी। उसके प्रकट होने के बाद पूरा हार्टलेस द्वीप उबलने लगा। पैलेस मास्टर वाइट। ड्रैगन पैलेस से पैलेस मास्टर वाइट। पैलेस मास्टर वाइट व्यक्तिगत रूप से आए। क्या ड्रैगन पैलेस इसमें शामिल होने का इरादा रखता है?
उपस्थित सभी लोग विभिन्न संप्रदायों के शीर्ष विशेषज्ञ थे, इसलिए पैलेस मास्टर व्हाइट को पहचानने के लिए उनकी एक नज़र ही काफी थी। विवेक तुषार का चेहरा तुरंत काला पड़ गया और उन्होंने पूछा कि क्या ड्रैगन पैलेस इस लड़ाई में शामिल होना चाहता है। हाँ, पैलेस मास्टर ब्लैक, जो बहुत समय पहले आए थे, ने हल्की मुस्कान के साथ तुषार को जवाब दिया। टॉवर मास्टर ईशांत ने विवेक को गलत समझा और ड्रैगन पैलेस के 4 पिछले टेम्पल मास्टर्स ने कल अपने इस्तीफे की घोषणा की। अब वे गोल्डन ड्रैगन पैलेस के सिर्फ गोल्डन ड्रैगन राजदूत हैं। उनका हमारे ड्रैगन पैलेस से बहुत कम संबंध है। ओह, तुषार ने भौहें सिकोड़ लीं। इस समय कई विशेषज्ञों के चेहरे पर अजीब भाव थे। पैलेस मास्टर व्हाइट ने ड्रैगन पैलेस अनबिलीवेबल से इस्तीफा दे दिया। ऐसा लगता है जैसे हर कोई यहाँ है। अल्कमी स्कूल के युवा मास्टर, आइस नेदर वैली के लोग और ड्रैगन पैलेस से विवेक। जो कुछ भी आप लोगों ने मुझे बाद में आपकी तलाश करने से बचाया। तुषार ने अपनी आंखों में ठंडी नजर डालते हुए कहा। अब तक पैलेस मास्टर व्हाइट और उनके साथी बिपिन के पीछे चले गए थे। बिपिन। पैलेस मास्टर व्हाइट ने बिपिन पर गहरी नजर डाली। उसके बाद ड्रैगन पैलेस के 4 पिछले टेम्पल मास्टर्स और बिपिन के अच्छे दोस्त ऋषिराज थे। प्रकट होने के बाद से बिपिन ने एक शब्द भी नहीं कहा था। वह बस अपने सामने हार्टलेस द्वीप को देखता रहा और बिना रुके अपने कदमों को आगे बढ़ाता रहा। साथ ही उसके शरीर से हत्या का इरादा और भी मजबूत होता गया। बिपिन झील से गुजरे और हार्टलेस द्वीप पर कदम रखा और धीरे धीरे ड्रिल ग्राउंड केंद्र की ओर बढ़ते हुए अंततः वह तुषार और ब्लड फेदर टॉवर के विशेषज्ञों के सामने प्रकट हुए। इस बिंदु पर बिपिन ने चलना बंद कर दिया और फिर अपना सिर उठाया और आंखों में ठंडी नजर डालकर धीरे धीरे भीड़ को देखा। जब 3 साल पहले ब्लड फेदर टॉवर ने मेरा पीछा किया था और मुझे रसातल में कूदने के लिए मजबूर किया था, तो मैंने कहा था कि जिस दिन मैं वापस लौटूंगा उसी दिन तुम सभी राक्षस मर जाओगे। और आज वह दिन है जब ब्लड फेदर टॉवर नष्ट हो गया। एपिसोड 250 भीषण युद्ध आरंभ। उसके ठंडे शब्द हार्टलेस द्वीप के पूरे आसमान में गूंज उठे, जिससे हार्टलेस द्वीप के विशेषज्ञ आश्चर्यचकित रह गए। आज वे दिन था जब ब्लड फेदर टावर को नष्ट कर दिया जाएगा। इतने छोटे समूह के साथ आपकी ये कहने की हिम्मत कैसे हुई कि ये बहुत हंसीजनक बात है, तुषार ने व्यंग्य किया, जिसके बाद कई अजीब सी आवाज़ें आई। बड़ी संख्या में आकृतियाँ अचानक सरक कर करीब आई और फिर द्वीप के केंद्र के पास जा गिरी। इन सभी आकृतियों ने काले वस्त्र और बैंगनी रंग का मुखौटा पहना हुआ था। ये ब्लड फेदर टावर के बाएं और दाएं दूतों के नेतृत्व वाला एक समूह था। एक नज़र में संख्या लगभग 100 थी। कितने लोग? वे सभी बैंगनी नकाब पोश हत्यारे हैं। वे सभी इंग एंग शून्य क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं। क्या यही है ब्लड फेदर टावर की असली ताकत? ऐसा युद्ध रचना देखकर विभिन्न संप्रदायों के विशेषज्ञ आश्चर्यचकित रह गए। इंग यांग शून्य क्षेत्र के किसी को भी निश्चित रूप से देवभूति का शीर्ष विशेषज्ञ माना जा सकता था। देवभूति के शीर्ष संप्रदायों में इसमें से केवल कुछ ही विशेषज्ञ थे। हालांकि इस लड़ाई की शुरुआत में ब्लड फेदर टावर ने पहले ही लगभग 100 भेज दिए थे। हालांकि इसमें से अधिकांश बैंगनी नाकापोश हत्यारे थे, केवल शून्य क्षेत्र में थे। यंग शून्य क्षेत्र विशेषज्ञ की संख्या अभी भी 10 से अधिक थी। ये एक भयंकर और शानदार युद्ध संरचना थी। बरियम ने बिपिन की ओर देखा और फिर गंभीर स्वर में कहा, हम इन लोगों को संभाल सकते हैं। ठीक है, बिपिन ने हल्का सा सिर हिलाया। तुम लोगों में से कोई भी आज यहाँ से नहीं जाएगा, तुषार ने रुखाई के साथ कहा। उसने अपनी हथेली को थोड़ा ऊपर उठाया और तुरंत लड़ाई शुरू करने का संकेत दिया। जैसे ही उसने अपने हथेली नीचे किया, बैगानी नकाब पोश हत्यारों ने तुरंत कार्रवाई की।
जैसे ही मरियम ने गुर्राया, अल्केमी स्कूल, आइस नेदर वैली और ड्रैगन प्लेस के सभी विशेषज्ञ भी हिंसक रूप से आगे बढ़ गए। इसी क्षण मरियम भी आगे बढ़ गया। केवल एक पल में ही दोनों समूह हार्टलेस द्वीप पर युद्ध में शामिल हो चुके थे। एक उदाहरण में लड़ाई शुरू हुई। जैसे ही विशेषज्ञ टकराए, तुरंत कई भयानक दहाड़ सुनाई दी। उन ध्वनि के साथ साथ हिंसक आध्यात्मिक शक्ति हर दिशा में पागलों की तरह फैल रही थी और हार्टलेस द्वीप को अपने विनाश की ओर ले जा रही थी। दौड़ो दौड़ो, यहाँ से तुरंत निकल जाओ, इससे पहले कि तुम इसमें फंस जाओ। जल्दी करो, हार्टलेस द्वीप छोड़ो। इस समय विभिन्न संप्रदायों के विशेषज्ञ एक के बाद एक द्वीप छोड़ने के लिए दौड़ रहे थे, क्योंकि उनमें से कोई भी युद्ध में शामिल नहीं होना चाहता था। वे द्वीप के बाहरी हिस्से में पहुंचने के बाद रुक गए, लेकिन उनकी आंखें अभी भी युद्ध के मैदान पर टिकी हुई थी। मात्रा के मामले में ब्लड फेदर टावर के पास विपिन से अधिक विशेषज्ञ थे, लेकिन ताकत के मामले में विपिन का पक्ष ज़्यादा मजबूत था। अल्केमी स्कूल और राइस नेदर वैली के विशेषज्ञों में से 15 से अधिक यंग शून्य क्षेत्र में थे। शेष सभी शून्य क्षेत्र के शिखर पर थे, जहां तक ड्रैगन पैलेस का सवाल है। हालांकि वे केवल 6 विशेषज्ञ थे, जिसमें से 3 यंग शून्य क्षेत्र में थे, जिसमें पैलेस मास्टर वाइट भी शामिल थे, जबकि बाकी शून्य क्षेत्र के चरम पर थे। दूसरे शब्दों में विपिन के पक्ष के विशेषज्ञों में से सबसे कमजोर लोग शून्य क्षेत्र के शिखर पर थे। हालांकि ब्लड फेदर टावर के पक्ष में भले ही उनके पास बड़ी संख्या में विशेषज्ञ थे, अधिकांश प्रारंभिक शून्य क्षेत्र और गहन शून्य क्षेत्र के बीच थे। शून्य क्षेत्र या यंग शून्य क्षेत्र के शिखर को हासिल करने वाले उनके विशेषज्ञ की संख्या विपिन की तुलना में कम थी। इसी वजह से दोनों पक्षों की कुल ताकत बहुत करीब थी, इसलिए लड़ाई शुरू होते ही बेहद भयंकर थी। दोनों पक्षों के विशेषज्ञ उग्र रूप से लड़ रहे थे और ये बताना मुश्किल था कि किस पक्ष का पलड़ा भारी है। भले ही लड़ाई की हिंसक शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन विपिन ने एकदम कदम भी आगे नहीं बढ़ाया था। सिर्फ वे ही नहीं, तुषार भी नहीं हिला था। वे तो उसी ऊंचे मंच पर खड़ा था। विपिन ने सामने युद्ध के मैदान की ओर देखा, फिर मुड़कर अपने पिता नागेंद्र की ओर देखा। फिलहाल नागेंद्र जमीन पर लेटे हुए थे और अकेले शराब पी रहे थे। उनकी पलकें तब तक नहीं जब तक उन्होंने विपिन को अपनी ओर देखते हुए नहीं देखा। फिर उन्होंने विपिन पर भी एक नज़र डाली। उन्होंने बिना कोई शब्द कहे एक दूसरे के ओर देखा। एक सेकंड बाद आखिरकार विपिन ने आगे बढ़ना शुरू कर दिया। उसने एक के बाद एक कदम उठाए और सीधे नागेंद्र के ओर चल पड़ा। हालांकि जब वे अपनी तीसरी कदम उठाने ही वाला था, तो एक घरघराहट की आवाज़ ने उसे रोक दिया और 3 आकृतियां अचानक उसके सामने आ गई। हाँ, अचानक सामने आई 3 आकृतियां को देखने के बाद विपिन रुक गया और उसके चेहरे के भाव गहरे हो गए। 3 ब्लड फेदर टावर के हत्यारे नहीं थे, लेकिन वे उसमें से एक को जानता था। मोहित। विपिन ने ठंडे नज़रों से उस आदमी को देखा जो अपनी पीठ पर एक लंबी तलवार लिए हुए था और ऐसा लग रहा था जैसे वे नेता हो। जंगल तलवार संप्रदाय के कानून प्रवक्ता बुजुर्ग मोहित। विपिन पहले मोहित से ईस्ट नर्म हाट के मैदान पर मिल चुके थे। उस समय मोहित ने उसके खिलाफ ब्लड फेदर टावर पर अपना हाथ बढ़ाया था। उस समय मरियम के समर्थन के बिना विपिन मोहित के हमले से नहीं बच पाते। मोहित के चेहरे पे हल्का सा व्यंग्य था, क्योंकि उसने विपिन का रास्ता रोका था। उसके पीछे 2 लोग चल रहे थे, एक पुरुष था और दूसरी महिला थी। दोनों ने अपनी पीठ पर एक तेज तलवार रखी हुई थी। इसके अलावा उनकी आभा मोहित से कमजोर नहीं थी। यंग शून्य क्षेत्र का शिखर। कहने की ज़रूरत नहीं है कि मोहित के पीछे के 2 लोगों यंग शून्य क्षेत्र के शिखर के विशेषज्ञ थे, इसलिए विपिन के सामने वाले 3 यंग शून्य क्षेत्र के शिखर पर थे। जंगल तलवार संप्रदाय के वे जंगल तलवार संप्रदाय से है। जंगल तलवार संप्रदाय नैनीताल महाद्वीप के शीर्ष 8 संप्रदायों में से एक है। वे ब्लड फेदर टावर के मामलों में खुद को क्यों उलझ रहे हैं?
ब्लड फेदर टावर से निपटना पहले से ही बहुत मुश्किल था। अब अप्रत्याशित रूप से जंगल तलवार संप्रदाय भी इसमें शामिल हो गया है। जो विशेषज्ञ हार्टलेस द्वीप के बाहर से युद्ध देख रहे थे, उन्होंने पहले ही मोहित और उसके साथियों को पहचान लिया था। हर कोई विपिन के लिए दुखी होने लगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जंगल तलवार संप्रदाय नैनीताल महाद्वीप के शीर्ष 8 संप्रदाय में से एक है। हम फिर मिलते हैं, मोहित ने विपिन को घूरते हुए कहा। हाँ, विपिन ने थोड़ा सिर हिलाया और कहा, हमें फिर से मिलने के लिए पर्याप्त समय होगा, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी होगा। हालांकि चूंकि आप पहले से ही यहाँ हैं, आइए आज हमारी दुश्मनी खत्म करें। इसे खत्म करने का समय आ गया है, लेकिन तुम्हें खत्म करने वाला मैं ही हूँ, मोहित ने कहा। थोड़ी ही देर में उसकी आंखें ठंडी हो गई। अचानक विपिन के सामने की जगह कट गई, जिसके बाद मोहित हाथ में से एक तेज तलवार लिए हुए दिखाई दिया। इस समय उसकी लंबी तलवार पहले से ही बिजली की तरह अद्भुत गति से कट रही थी। हालांकि विपिन वहीं खड़ा रहा, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो, और उसने एक भी कदम नहीं उठाया। मोहित चिल्लाया और मुस्कुराया, उसकी आंखें और भी ठंडी हो गई। लंबी तलवार सीधे विपिन की गर्दन के आर पार हो गई, लेकिन खून की एक भी बूंद नहीं गिरी। मोहित स्तब्ध रह गया, क्योंकि उसे पता चल गया था कि उसकी तलवार किसी चीज को नहीं छू रही है। ये एक अवशिष्ट छाया थी। ये लंबी तलवार अभी भी जिस वस्तु से होकर गुजरी है, वे विपिन नहीं, केवल उसकी बची हुई छाया थी। तुम मुझे मारना चाहते हो? अचानक मोहित की तरफ से बेहद ठंडी आवाज आई। मोहित चौंक गया और उसने उस तरफ देखा जहां एक ऐसी आकृति दिखाई दे रही थी जिसे देखने के उम्मीद नहीं था। इससे भी अधिक एक जबरदस्त हास्य की इरादा इस आकृति से निकल रहा था और उस पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे जैसा कचरा मुझे मार सकता है? जैसे ही विपिन ने कुछ कहा, उसने एक तमाचा जड़ दिया और इस दिन से भरी हथेली सीधे मोहित के चेहरे की ओर बढ़ गई।